वो एक अनजान कमरे में आंख खोलता है, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया होता है और जो वो देखता है उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आता। जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे उसमें एक शहजादा नजर आता है, बिल्कुल किसी नॉवेल के राजकुमार जैसा जो उसने कभी पढ़ा था। पहले पल वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है ताकि कंफर्म हो जाए कि यह सपना नहीं है। जब दर्द सच में महसूस होता है तो उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसका दिल खुशी से भर जाता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसे एचपी सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम उसे अपने अंदर के ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट से एचपी गेन करने देता है और जो एचपी मिलती है उससे स्किल्स अनलॉक होती हैं या क्रीचर्स समन किए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इस वक्त उसकी एचपी लेवल बिल्कुल जीरो पर होती है। अभी वो ये समझ नहीं पाता कि ये सब उसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। असल दुनिया में उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोली थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कोविड के टाइम पर बहुत से पेशेंट्स इन्फेक्टेड हो गए और लोगों ने उसकी क्लिनिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। थोड़े ही वक्त में वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया और कर्जों के बोझ तले दब गया। एक रात ज्यादा शराब पीने के बाद उसने पुल से नीचे छलांग लगा दी और इसी तरह वो एक नई दुनिया में एक नए जिस्म के साथ आ गया। अब वो पुरानी जिंदगी के तमाम कर्जों से आजाद था, लेकिन जोश में जैसे ही वो बेड से उठता है वो फिर से गिर पड़ता है, क्योंकि इस जिस्म में कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। उसका पर्सनल डॉक्टर गॉर्डन जल्दी से कमरे में आता है और उसे शांत रहने और अचानक हरकत ना करने को कहता है। जब वो अपना हाथ देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह जिस्म एक नॉर्मल 40 साल के आदमी से भी ज्यादा कमजोर है, जबकि वो अभी जवान लड़का है। तब उसे याद आता है कि नॉवेल में यह कैरेक्टर हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था और सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखाई देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह कैरेक्टर 22 साल की उम्र में मर जाता है। दिल में डर लिए वो गॉर्डन से अपनी उम्र पूछता है और गॉर्डन बताता है कि वो 21 साल का है। यह सुनकर वो अपना लिप्स जोर से काट लेता है। जब उसे पहले इस कैरेक्टर की बीमारी का पता नहीं था तब वो सोच रहा था कि कर्जों भरी जिंदगी छूट गई और अब वो आराम से क्राउन प्रिंस की लाइफ एंजॉय करेगा। लेकिन अब उसे यह कड़वा सच समझ आ चुका था कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। वो नॉवेल के उस हिस्से को याद करता है जहां क्राउन प्रिंस को दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट और क्लेरिक की ब्लेसिंग भी बचा नहीं पाई। शीशे के सामने खड़े होकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस हालत का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। यह सोचकर वो गॉर्डन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि जितनी भी सुइयां मिल सकती हैं ले आए, छोटी हो या बड़ी, क्योंकि अब वो खुद अपना इलाज करेगा। वो अपनी नब्ज चेक करता है ताकि अपनी बीमारी की असल वजह समझ सके। वो उन 10 अजीब नब्जों पर ध्यान देता है जहां बीमारी छुपी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी एक में भी सिम्टम मिला तो मुमकिन है कि यह अंदरूनी चोट हो। इसी लम्हे गॉर्डन वहां आ जाता है और वो सुइयां ले आता है जो उसने मंगवाई होती है। वो उन्हें लाकर उसके सामने रख देता है। वो एक एक करके उन सुइयों का गौर से जायजा लेता है, फिर उनमें से एक सुई उठा लेता है। जब गॉर्डन देखता है कि वो सुई को गर्म कर रहा है तो वो हैरानी से पूछता है कि इस सुई का मकसद क्या है। वो घमंड भरे लहजे में जवाब देता है कि वो इस सुई से अपने जिस्म को चुभोने वाला है। ये सुनकर बेचारा गॉर्डन घबरा जाता है और सोचता है कि उसका मालिक खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए वो उसे रोकने की भीख मांगता है। शहजादा उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो यह सब अच्छे मकसद के लिए कर रहा है और इस मामले में भरोसा रखे। फिर बहुत मुश्किल से गॉर्डन राजी होता है। इतना कहते ही वो अपनी शर्ट उतारता है और बेड पर लेट जाता है। उसे पता होता है कि पहली सुई उसे अपने सबसे अहम सांस लेने वाले ऑर्गन में लगानी होगी और इसके लिए उसे अपनी सांस को शांत करना जरूरी होता है। उसका कंधा वो पॉइंट होता है जिसे टाई इन कहा जाता है, जो लंग मेरिडियन से जुड़ा होता है। वो आहिस्ता से उस जगह सुई चुभोता है और सुई मोटी होने की वजह से हल्का सा दर्द महसूस करता है। अब वो अपनी तवज्जो एक्यू पॉइंट्स पर फोकस करता है। सबसे पहले लंग से शुरू करता है, फिर क्लाउड गेट पर मूव करता है और आखिर में अपर आर्म असेंबली पर। पहला सेट कंप्लीट करने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है। ऐसा लगता है जैसे उसे एक्यूरेट एक्यूपंक्चर परफॉर्म करने की स्किल मिल चुकी हो। इस टेक्निक को अपने जिस्म पर अप्लाई करते ही उसके लंग्स थोड़े से रिकवर हो जाते हैं। इसी के साथ एक अजीब और फनी मंजर सामने आता है जहां खुशी से नाचते हुए लंग्स उसे दोनों अंगूठे ऊपर करके थम्स अप देते हैं और सिस्टम 100 एचपी शो करता है, जो 100 पावर के बराबर होती है। यह सब देखकर वो स्क्रीन को घूरता रह जाता है और नई इन्फॉर्मेशन पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है। शहजादा स्टेटस विंडो को और डिटेल में देखने के लिए बेचैन हो जाता है। उसकी हालत देखकर बेचारा गॉर्डन समझता है कि वो शायद पागल हो चुका है, इसलिए वो फिर से रोना शुरू कर देता है। शहजादा उसे सख्ती से हुक्म देता है कि इतना ओवर रिएक्ट ना करे। अपने इमोशनल डॉक्टर को इग्नोर करते हुए वो अगले एक्यूता पॉइंट को टारगेट करता है, जो शोल्डर ब्लेड के करीब होता है। इस एक्यू पॉइंट को यंग मैन एक्यू पॉइंट कहा जाता है और वो इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करता है, जिससे उसके सीने में हल्कापन और सुकून महसूस होती है। फिर वो अपनी बाहों के कई एक्यू पॉइंट्स को टारगेट करता है, जिनमें पहले से ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो सब्र के साथ बर्दाश्त करता है। यह मंजर देखकर गॉर्डन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसके जिस्म और दिमाग दोनों को सेहत दे। इसी दौरान शहजादा अगला कदम उठाता है और युंजी एक्यू पॉइंट पर भी सुई चुभो देता है। इसके बाद वो डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है।
और उसके लंग्स को ऐसा महसूस होता है जैसे मसाज चेयर पर बैठकर मसाज हो रही हो। स्क्रीन पे चलती हुई ये बेकार और फनी चीजें उसे इरिटेट कर देती हैं और वो दिल में सोचता है कि काश ये ड्रामा छोड़कर थोड़ी एचपी ही दे दे। फिर वो चीजी एक्यू पॉइंट पर फोकस करता है जो उसकी हथेली पर होता है और इस आखिरी नीडल के साथ वो लेफ्ट लंग मेरिडियन का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। इसके नतीजे में उसे 100 एचपी मिलती है और दोनों लंग्स उसे 200 एचपी दे देते हैं। इसका मतलब अब उसके पास टोटल 600 एचपी होती है। इतनी एचपी मिलने के बाद अब वो अपनी स्किल एक्टिवेट कर सकता है। उसकी स्क्रीन पूछती है कि क्या वो स्किल्स की शॉपिंग करना चाहता है। ये पढ़ते ही उसे फैंटेसी नॉवेल्स याद आती हैं जहां अक्सर हीरो को वॉरियर या मेज से रिलेटेड कोई पावरफुल स्किल मिल जाती है। इसीलिए वो एक्साइटेड होकर लिस्ट चेक करने का फैसला करता है। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट स्क्रीन पर दिखने वाली तमाम स्किल्स मेडिसिन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड होती हैं। वो सोचता है कि शायद उसकी पिछली जिंदगी के तमाम काम। लिस्ट देखने के लिए वो पल्स रीडिंग चूज करता है जो बीमारी डायग्नोज करने में मदद करती है और जो हर इलाज और प्रिस्क्रिप्शन की बुनियाद होती है अगर सही हो। 500 एचपी के बदले वो इस स्किल का फर्स्ट स्टेज परचेज कर लेता है। इस स्किल को हासिल करने के बाद वो पेशेंट्स की हेल्थ का अंदाजा लगाने के काबिल हो जाता है और बाद में उसे बेसिक ओवरऑल हेल्थ चेक रिपोर्ट मिल जाती है। यह देखने के लिए वो दोबारा अपनी नब्ज चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देखता है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसका जिस्म इंतहाई खराब हालत में है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बाकी है। वो सोचता है कि ये तो मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा शॉर्ट है। इसके बाद वो फिर से अपने इलाज पर ध्यान देता है और सोचता है कि अगर सुई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर रीइंफोर्सिंग और रिड्यूसिंग मेथड यूज करे तो शायद काम करे। साथ ही सांस बाहर छोड़कर नीडल्स निकालने का ड्रेनिंग मेथड भी अप्लाई करता है। फिर वो ये प्रोसेस परफॉर्म करता है और हैरानी से देखता है कि इससे उसकी जिंदगी एक दिन बढ़ जाती है। खुशी में आकर वो यही ट्रीटमेंट दूसरे हाथ पर भी करने लगता है जिसका नतीजा ब्लीडिंग की सूरत में निकलता है। इस मर्तबा सिस्टम वार्निंग देता है कि उसने एक्यूपंक्चर हद से ज्यादा कर ली है और रिकमेंड करता है कि यह ट्रीटमेंट हर 3 दिन में सिर्फ एक दफा करे। अब स्क्रीन पर उसके ऑर्गन्स जमीन पर पड़े हुए दिखाए जाते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि पेशेंट्स का स्टेबल होना जरूरी है ताकि वो लगातार एक्यूपंक्चर बर्दाश्त कर सकें। लेकिन उसका अपना जिस्म इतना कमजोर है कि इस ट्रीटमेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। फिर वो अपनी सिचुएशन एनालाइज करता है और समझ जाता है कि चाहे एक्यूपंक्चर काम कर रही हो, उस जिस्म की कमजोरी के बावजूद वो सिर्फ 1 महीना जिंदगी बढ़ा सकता है और आखिर मर ही जाएगा। कुछ देर गहरी सोच में डूबने के बाद वो फैसला करता है कि अब उसे अपने जिस्म के लिए मेडिसिन की जरूरत है। इसी मकसद के लिए वो गॉर्डन की तरफ मुड़ता है जो इस दुनिया का डॉक्टर है और उससे एक ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट मांगता है जिस पर गॉर्डन थोड़ा हेजिटेट होता है। फिर वो गॉर्डन से पूछता है कि क्या यहाँ वुल्फ्सबेन रूट मौजूद है, लेकिन गॉर्डन समझाता है कि क्योंकि ये उसका पर्सनल पैलेस है इसलिए ये चीजें उसे मेन पैलेस से मंगवानी होंगी। वो कहता है कि वो ले आएगा लेकिन साथ ही पूछता है कि आखिर वो इसका करेगा क्या। शहजादा बिल्कुल अकड़ हुए लहजे में कहता है कि वो इसे खाने वाला है। ये सुनते ही बेचारा डॉक्टर घबरा जाता है और उसे मना करने लगता है। शहजादा उसे समझाता है कि वो ये सब सिर्फ अपने इलाज के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी गॉर्डन पूरी तरह मुतमिन नहीं होता। उसे सेटिस्फाई करने के लिए शहजादा पूछता है कि क्या गॉर्डन जानता है कि वुल्फ्सबेन रूट जहरीली चीज है और गॉर्डन तस्दीक करता है कि हाँ ये आमतौर पर जहर बनाने में इस्तेमाल होती है। शहजादा मजीद बताता है कि उसे वुल्फ्सबेन की डॉटर रूट चाहिए जो नॉर्मल से बहुत छोटी होती है। इस पर गॉर्डन सीधा कह देता है कि ये चीज दिल को रोक सकती है। जवाब में शहजादा मानता है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे पता है कि इस जहर को दवा कैसे बनाना है। उसकी ये बात गॉर्डन को बिल्कुल अजीब लगती है। शहजादा बात जारी रखता है और कहता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है जो इस जहर को दवा में बदलने में मदद करता है। फिर वो पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ गया है। फिर गॉर्डन सच्चाई से कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो तैयार होता है क्योंकि शायद इससे शहजादे की सेहत बेहतर हो जाए। फिर वो रूट लेने के लिए फार्मेसी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि अभी तक कोई भी चीज उसके मालिक की बिगड़ती हुई सेहत को रोक नहीं पाई। अब वो अपनी सारी उम्मीद इस नए इलाज पर रखने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही यह भी सोचता है कि पहले वो खुद इसे खाकर देखेगा ताकि यकीन हो जाए कि यह शहजादे के लिए महफूज है। रूट मिलने के बाद शहजादा उससे एक टॉनिक तैयार कर लेता है, लेकिन गॉर्डन उस अजीब रंग के लिक्विड को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि यह तो जहरीली चीज से बना हुआ है। फिर वो भीख मांगने लगता है कि शहजादा इसे ना पिए और उसकी हालत देखकर शहजादा उसे थोड़ा डराने का फैसला करता है और कहता है कि पहले गॉर्डन ही इसे ट्राई करे। ये सुनकर गॉर्डन का चेहरा चमक उठता है क्योंकि वो खुद भी इसे ट्राई करना चाहता है और वो खुशी खुशी मान जाता है। उसकी ये वफादारी देखकर शहजादे को याद आता है कि नॉवेल में भी गॉर्डन क्राउन प्रिंस का इंतहाई लॉयल शख्स था। शुरू में वो उसका डॉक्टर भी नहीं था बल्कि सिर्फ एक असिस्टेंट था। वक्त के साथ बहुत से डॉक्टर्स आए जो उसे ठीक करने का दावा करते रहे, लेकिन सब छोड़कर चले गए और सिर्फ गॉर्डन ही अपनी जगह पर स्टिल रहा। मगर इस वफादारी की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि नॉवेल में क्राउन प्रिंस की मौत के बाद गॉर्डन को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराकर सजाए मौत दे दी जाती है। गॉर्डन को देखते हुए शहजादा सोचता है कि यह शख्स एक अच्छी जिंदगी का हकदार है, लेकिन अपनी टॉनिक उसके साथ शेयर करना एक अलग बात है जिस पर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता।
कुछ देर बाद वो आखिरकार अपनी टॉनिक कंप्लीट कर लेता है, जिसे एफेद्रा एकोनाइट असरम डिकॉक्शन कहा जाता है। गॉर्डन इसे पीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शहजादा उसे रोक देता है और कहता है कि यह दवा ठंडी होने के बाद ही पीनी चाहिए। इसी लम्हे गॉर्डन अचानक अपनी चिंता जाहिर करता है और पूछता है कि क्राउन प्रिंस को इस दवा का नुस्खा आखिर पता कैसे चला। शहजादा तुरंत एक बहाना बना लेता है और कहता है कि उसने ख्वाब में एक मेज देखा था जिसने उसे ये रेसिपी बताई थी। गॉर्डन जुबान से तो कहता है कि उसे शहजादे पर भरोसा है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कह रहे होते हैं। फिर शहजादा वक्त देखता है और बिना रुके पूरी दवा एक ही सांस में पी लेता है। यह देखकर बेचारा डॉक्टर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। शहजादा मासूम आंखों से अपने डॉक्टर को देखता है और कहता है कि उसने सब कुछ खा लिया है। अचानक उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है और उसे एहसास होता है कि अब कुछ होने वाला है। उसी समय सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि परफेक्टली ब्रूड एफेद्रा एकोनाइट असारम डिकॉक्शन पीने से जिस्म की ठंडक और दर्द कम हो गया है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो चुका है और साथ ही अजरहान कोर एनर्जी अवेकन हो गई है। ये लफ्ज सुनकर शहजादा थोड़ा सा रुक जाता है। अजरहान कोर एनर्जी एक टेक्निक होती है जो ग्रैंड मास्टर जावियर असरहान और उसके नोबल सबॉर्डिनेट लॉयड ने डेवलप की थी, और यह इंपीरियल फैमिली की निशानी होती है जो सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन को पास की जाती है। क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के जिस्म में है, इसलिए ये टेक्निक उसे बचपन से सिखाई गई होगी। अब उसने इस टेक्निक का पहला लेवल अनलॉक कर लिया था, जिससे उसका माना सर्कल दिल के गिर्द घूमना शुरू कर देता है और माना को एब्जॉर्ब और इंक्रीज करने में मदद करता है। अब उसकी माना 120% पर होती है, जबकि नेक्स्ट लेवल के लिए उसे 1000 HP चाहिए। इसलिए वो अपने दिल के गिर्द माना सर्कल को महसूस करता है और हर सांस के साथ माना को पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता हुआ महसूस करता है। यह सब उसके लिए बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग फीलिंग होती है। अचानक उसे दिल में तेज और चुभने वाला दर्द महसूस होता है, जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसे अपना दिल पकड़ते देखकर गॉर्डन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त सिस्टम वार्निंग देता है कि किसी भी लम्हे उसका दिल रुक सकता है, क्योंकि माना सर्कल का प्रेशर उसके दिल पर असर डाल रहा होता है और उसे एहसास होता है कि माना सर्कल और दिल की ग्रोथ आपस में बैलेंस में नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि माना सर्कल का साइज ही असल मसला है, क्योंकि वो पूरे दिल को घेर चुका है। उसे रकील की हालत याद आती है, जिसकी बीमारी ने उसे बचपन से माना ट्रेनिंग से रोके रखा था। माना सर्कल दिल को जकड़ रहा होता है, जो बहुत खतरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। इसलिए वो एक और कदम उठाता है, क्योंकि उसे माना सर्कल का साइज बढ़ाना होता है। इसलिए यह सोचकर वो अपने दिल की दुनिया में एंटर होता है और उस दिल और माना सर्कल के सामने खड़ा होता है जो उसे जकड़े हुए होता है। वो तेजी से अपने दिल की तरफ दौड़ता है और माना सर्कल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ाने का फैसला करता है। इस प्रोसेस का दर्द और प्रेशर उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की नाकामियां याद आती हैं, जब उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी। सिर्फ सब्र ही नहीं टूट गया था, बल्कि कर्जों के स्ट्रेस की वजह से उसके बाल तक गिरने लग गए थे। हर किस्म का लोन इस तरह जमा हो चुका था कि वो अपना खूबसूरत घर बेचने के करीब पहुंच गया था। इन सब यादों के साथ वो आखिरकार यह कर गुजरता है। इसी के साथ वो आंखें खोलता है और अपने डॉक्टर की तरफ देखता है, जो इंतहाई परेशान खड़ा होता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि पॉजिटिव स्टिमुलेशन की वजह से वो अपना हार्ट अवेकन कर चुका है। उसके बाद ऑर्गन्स के किंग के तौर पर उसका दिल एक बहुत फ्लैशी एंट्री करता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर वेलकम करते हैं, जबकि लंग्स उसे शैबी कहकर छेड़ते हैं। ये मंजर देखकर शहजादा थोड़ा अनॉयड महसूस करता है, लेकिन उसकी इरिटेशन तब खत्म हो जाती है जब सिस्टम उसे बताता है कि वो तारीख का पहला शख्स है जिसे मैना सर्कल स्लॉट नाम की चीज हासिल हुई है। उसे इस फीचर की पूरी समझ नहीं होती, लेकिन अंदाजा लगाता है कि यह बिल्कुल गेम के एम्प्टी स्लॉट जैसा होगा। इसी दौरान गॉर्डन अभी भी उसकी फिक्र में होता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा दर्द में लग रहा था, और क्या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। शहजादा बहाना बना देता है कि उसे बलगम लग गई थी, लेकिन गॉर्डन इस बात पर यकीन नहीं करता। वो जिद करता है कि शहजादा बहुत ज्यादा तकलीफ में था और शिकायत करता है कि पहले उसे ही दवा पीनी चाहिए थी। इस पर शहजादा जवाब देता है कि अगर इतना शौक है तो अगला जहर उसी को दिया जाएगा, जिस पर गॉर्डन तुरंत प्रोटेस्ट करता है कि उसका मतलब यह नहीं था। शहजादा बेपरवाही से उसे हुक्म देता है कि अगर और कुछ नहीं तो जमीन पर गिरा हुआ सब साफ कर दे, लेकिन आगे जाने से पहले वो रुककर अपने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। यह सुनकर गॉर्डन बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि कहीं यह जहर पीने से शहजादा पागल तो नहीं हो गया। उधर शहजादा चलती हुई राह में माना स्लॉट्स जैसी जबरदस्त चीज हासिल करके बहुत एक्साइटेड होता है। ये स्लॉट्स असल में ऐसी जगह होती है जहां वो माना के साथ मिक्स कोई भी चीज 10 लीटर तक स्टोर कर सकता है, लेकिन उस चीज को स्टोर करने के लिए उसे पहले खुद कंज्यूम करना होता है। मेडिटेशन के बाद वो इस टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे किस चीज के लिए यूज करे। फिर उसकी नजर पानी के मटके पर पड़ती है और वो इसी से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। पानी को देखकर उसे एक टर्म याद आती है जिसे मीडियन लीथल डोज कहते हैं, जो किसी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी मेजर करने के लिए यूज होती है। वो अंदाजा लगाता है कि मीडियन लीथल डोज का 50% किसी इंसान को या तो मार सकता है या फिर इंतहाई दर्द में डाल सकता है। एनालिसिस के बाद वो नतीजा निकालता है कि 60 किलो पानी में तकरीबन 5.4 लीटर मीडियन लीथल डोज होती है और उसके अपने साइज और वेट के हिसाब से यह करीबन 3.9 लीटर होनी चाहिए।
वो पानी का मटका उठाता है, लेकिन अपने कमजोर जिस्म की वजह से उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी तरह वो पानी पीता है और सोचता है कि जरूर इसे माना स्लॉट में स्टोर करने का कोई मकसद होगा। उसे हैरानी होती है कि 1 लीटर पानी पीने के बावजूद उसे पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वो और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना 10 लीटर का स्लॉट भरने का फैसला करता है। जब स्लॉट 10 लीटर पानी से भर जाता है तो वो थोड़ा वॉक के लिए निकल जाता है। फिर वो सिर्फ 0.1 लीटर रिलीज करता है और तब उसे अचानक से पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे वो नतीजा निकालता है कि अब वो बिल्कुल उस ऊंट की तरह हो गया है जो अपने अंदर पानी स्टोर कर सकता है। अब जब पानी का एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है तो वो टॉनिक सूप के साथ ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी भी 9.9 लीटर पानी स्टोर होता है और अगर वो सब एक साथ रिलीज हो गया तो उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अजरहान कोर टेक्निक के जरिए पानी डिस्चार्ज करने का फैसला करता है। ये टेक्निक माना को एब्जॉर्ब, एम्पलीफाई और डिस्चार्ज करने में मदद करती है और एम्पलीफिकेशन और डिस्चार्ज यूज करके वो पानी को जिस्म के बाहर निकालना चाहता है, ना कि अंदर। वो सिर्फ पानी डिस्चार्ज करने पर तवज्जो देता है और हैरानी की बात ये होती है कि ये वाकई काम करने लगता है और अगला कदम होता है पानी को वापस मटके में डालना। लेकिन जब वो कोशिश करता है तो टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाता और मटका टूट जाता है। जैसे ही गार्ड्स को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत उसके कमरे में घुस आते हैं। इस दौरान वो अपने अजरहन कोर टेक्निक के एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है। उसने समझा था पानी नल की तरह निकलेगा, लेकिन अचानक वो एक वाटर कैन जैसा फूट पड़ता है। गॉर्डन बाकी गार्ड्स के साथ पहुंचता है और पूछता है कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं हुआ। वो घबराकर कोई बहाना सोचता है। फिर वो कहता है कि गुस्से में आकर उसने खुद जग तोड़ दिया। लगता है गार्ड्स उसका बहाना मान लेते हैं। एक गार्ड उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो घबराहट में जवाब देता है कि बस पांव पर हल्का सा स्क्रैच है। गार्ड गॉर्डन से कहता है कि उसे रूम नंबर 2 तक ले जाए और गॉर्डन जख्म देखने के बाद अग्री हो जाता है। फिर गॉर्डन की पीठ पर बैठे हुए वो सोचता है कि चाहे उसका बहाना कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन सबने मान लिया है। उसे लगता है कि शायद यह इसलिए है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। गार्ड उसे बेड पर लिटा देता है और इजाजत लेकर चला जाता है। फिर वो गॉर्डन को भी आराम करने को कहता है। गॉर्डन के जाने के बाद वो सोचता है कि असरहन टेक्निक प्रैक्टिस करते वक्त असल में क्या हुआ था। वो माना को एम्पलीफाई करके अपने हाथ से डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन नतीजा पानी के कैनन जैसा ब्लास्ट निकला। अभी के लिए वो सोने का फैसला करता है और तय करता है कि अगले दफा ज्यादा एहतियात करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उस पर शक करे। इसी दौरान एम्परर को खबर मिलती है कि वो सुई से खुद को जख्मी कर रहा है और जहर जैसी चीज पी रहा है। ये बात एम्परर को बहुत गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका बेटा क्या कर रहा है। अगली सुबह वो कामयाबी से 10 लीटर अपनी दवा तैयार करता है और उसे पीने के लिए रेडी होता है। लेकिन गॉर्डन उसके पास खड़ा होता है और वो उसके सामने पीना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है गॉर्डन यह देखकर बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करे। गॉर्डन सीधा सा जवाब देता है कि वो बस पी ही तो रहा है। वो याद दिलाता है कि पिछली बार पीने में कितना दर्द हुआ था और फिर वो फ्लेम वाला बहाना भी याद दिलाता है। गॉर्डन इस बात पर परेशानी जाहिर करता है कि इस दफा टॉनिक बहुत ज्यादा बनाई गई है। वो बहाना बनाता है कि वो किसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कहता है कि सिर्फ थोड़ी सी डोज लेगा, क्योंकि पूरी पीना नामुमकिन है। गॉर्डन हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि वाकई वो पूरी नहीं पी सकता, लेकिन हीरो उसकी फजूल बातों से तंग आ जाता है और उसे किचन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दरवाजा बंद करता है और पूरे 10 लीटर टॉनिक एक ही बार में पी लेता है। वो टॉनिक को अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। अब उसे सिर्फ डिस्चार्ज करना होता है। वो अपनी रेगुलर जिंदगी के दौरान आहिस्ता आहिस्ता टॉनिक डिस्चार्ज करना शुरू करता है। जैसे जैसे दवा उसके जिस्म में जाती है उसके ऑर्गन्स बेहतर होने लगते हैं और उसे HP पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास 500 HP होती है। वो थोड़ा टेंस होता है, लेकिन अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए बेचैन भी होता है। इसी मकसद के लिए वो दवा को बार बार अपने जिस्म में रिलीज करता रहता है। इसी वक्त ऑर्गन डायमेंशन में दिल लार्ज इंटेस्टाइन से दिन के मेन्यू के बारे में पूछता है। जवाब आता है कि आज भी एफेद्रा एकोनाइट असरम ही है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरे दिन और अगले दिन के लिए भी वही सेम मेन्यू है। इस पर उसका सिस्टम वार्निंग देता है कि उसके ऑर्गन्स बार बार एफेद्रा एकोनाइट असरम खा खाकर तंग आ चुके हैं। वो थोड़ा इरिटेट होकर जवाब देता है कि उन्हें वही मिलेगा जो वो देगा। ये सोचते हुए वो अपना खाना कंटिन्यू करता है। तभी सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसकी लाइफ स्पैन 50 दिन बढ़ चुकी है और अब उसके पास 133 दिन बाकी है। यह सुनकर वो एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता है, जिससे मेड घबरा जाती है। वो घबराहट में लगातार माफी मांगना शुरू कर देती है। वो कंफ्यूज होता है, सोचता है कि सिर्फ एक कप टूटा है, इतनी माफी क्यों। फिर उसे जवाब मिलता है जब वो गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे पिछली बार की तरह विप ना करे। यह सुनकर वो टेंस हो जाता है। उसे एहसास होता है कि पहले वाला क्राउन प्रिंस इस लड़की को मार चुका है। वो उम्मीद के साथ पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा किया था। वो जवाब देती है कि नहीं। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर वो ऐड करती है कि उसने खुद नहीं मारा था। वो पूछता है कि फिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे सजा मिली। वो कहती है कि बस उससे गलती से उसकी स्लीव पर पानी का एक ड्रॉप गिर गया था। यह सुनकर वो सोचता है कि पहले वाला क्राउन प्रिंस कितना जालिम और क्रूअल इंसान था। फिर उसका मूड खराब हो जाता है। वो बेड पर बैठकर मेड को कहता है कि सब साफ करके चली जाए, और यह सुनते ही मेड का चेहरा चमक उठता है।
मेड के जाने के बाद वो गॉर्डन की तरफ देखता है और पूछता है कि पहले वो सर्वेंट्स के साथ कैसा रवैया रखता था, क्योंकि उसे अपनी ज्यादा यादें याद नहीं। गॉर्डन बातों को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वार्निंग देता है कि अगर उसने सच छुपाया तो वो जहर उसके सामने ही पी लेगा। इस पर गॉर्डन सच बता देता है कि पहले वो सर्वेंट्स के साथ बहुत बदतमीज और सख्त रवैया रखता था। ये सब सुनकर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि गार्ड्स ने बॉटल टूटने का इतना घटिया बहाना भी क्यों मान लिया था। इसी वक्त उसके दिमाग में एक और सवाल आता है कि गॉर्डन जैसा बंदा उसका इतना लॉयल क्यों है। फिर वो गॉर्डन से पूछता है। गॉर्डन नरमी से जवाब देता है कि वो जानता है कि वो असल में किस तरह का इंसान बन सकता है और इसी बात पर उसे भरोसा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब राकियल बच्चा था, गॉर्डन ने उसे देखा था कि वो बारिश में भीगते हुए भी एक छोटी सी चिक को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह याद करते हुए गॉर्डन कहता है कि उसे यकीन है कि जैसे जैसे राकियल की सेहत बेहतर होगी वो अपनी अच्छी नेचर की तरफ वापस आ जाएगा। राकियल का शुक्रिया याद करके गॉर्डन महसूस करता है कि शायद यह सब अभी से शुरू हो चुका है। राकियल गॉर्डन को एक पेस्ट्री ऑफर करता है, जिसे गॉर्डन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसी लम्हे राकियल दिल में वादा करता है कि वो कभी गॉर्डन को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बनने देगा, इसके लिए उसे जिंदा रहना ही होगा। तभी अचानक कोई दरवाजा जोर से खोलता हुआ अंदर घुस आता है। उसका नाम पुकारते हुए सर्वेंट बताता है कि एम्परर ने उसे तुरंत बुलाया है। मंजर मेन रॉयल पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है। राकियल को अपने पिता एम्परर के दरबार की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो अदब से अपने बाप को नमास्ते करता है, एम्परर तुरंत उसके अंदर जागी हुई असराहन टेक्निक को महसूस कर लेता है। साथ ही वो राकियल की घबराहट भी सेंस कर लेता है। दूसरी तरफ राकियल बार बार झुककर थक चुका होता है और दिल ही दिल में इंतजार कर रहा होता है कि कब उसे सीधा खड़े होने की इजाजत मिले। एम्परर उससे साइड पैलेस की जिंदगी के बारे में पूछता है और क्या वो उससे सेटिस्फाइड है। राकियल हाँ में जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से इरिटेट होता रहता है कि झुककर बात करनी पड़ रही है। फिर एम्परर सीधा सवाल करता है कि क्या यह सच है कि वो घर में सुई चुभो रहा है और जहर पी रहा है। राकियल इस बात को डिनाई करने की कोशिश करता है। एम्परर गुस्से में बोलता चला जाता है कि राकियल अपनी डिग्निटी खो रहा है और अगर उसे क्राउन प्रिंस होने का बोझ बर्दाश्त नहीं तो वो यह जिम्मेदारी अपने दूसरे बेटे को दे सकता है। यह सुनकर राकियल हैरान होता है, लेकिन फिर भी अदब से इस बात को मना कर देता है। उसकी इस नापसंद पर एम्परर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर राकियल एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि एम्परर के पास पूरा हक है कि वो उससे क्राउन प्रिंस का पावर छीन ले, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। तब राकियल समझ जाता है कि एम्परर ने यह बात पूछी ही इसलिए है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि क्राउन प्रिंस ने खुद अपने छोटे भाई को आगे बढ़ने का मौका दिया है। राकियल इस पॉलिटिकल चाल को समझ लेता है, लेकिन वो तय कर लेता है कि चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ एम्परर इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने तख्त से उठकर उस पर इल्जाम लगाता है कि वो इंपीरियल फैमिली की बदनामी कर रहा है सिर्फ क्राउन प्रिंस का टाइटल बचाने के लिए। राकियल इस बात पर हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि उसे इस टाइटल से कोई लगाव नहीं होता। असल में उसने नॉवल पढ़ रखा होता है और उस नॉवल के मुताबिक दूसरा प्रिंस आने वाले केओस के दौर को संभालने के लायक ही नहीं होता। इसी वजह से वो इंपीरियल फैमिली और पूरे एम्पायर के जवाल का रीजन बनता है। इसलिए राकियल एम्परर की तरफ देखकर कहता है कि उसे टाइटल से ज्यादा अपनी फैमिली की तरक्की और सलामती की फिक्र है, और वो तजवीज देता है कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो साबित कर सके कि वो दूसरे प्रिंस से बेहतर है। इसके बाद मंजर वापस साइड पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ गॉर्डन बेचैन होता है कि आखिर एम्परर ने राकियल को क्यों बुलाया था। राकियल उसे सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी कह देता है कि उसका दूसरे प्रिंस के साथ सोर्ड ड्यूएल होने वाला है। ये सुनकर गॉर्डन का चेहरा उतर जाता है और बेचारा डॉक्टर अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। उधर एम्परर अकेला राकियल की बातों के बारे में सोचता रहता है और अपने बेटे के इस नए पहलू पर हैरान होता है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उसका प्रपोजल मान लेता है। अगले दिन पूरे एम्पायर के लोग दोनों भाइयों के दरमियान होने वाले सोर्ड ड्यूएल को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। लड़कियां अक्सर दूसरे प्रिंस थियोडोर की तरफ दीवानी होती हैं। इसी वक्त राकियल ड्यूएल की तैयारी में एक्सरसाइज कर रहा होता है जब थियोडोर उसके पास आता है और उसे रुकने को कहता है। थियोडोर फिक्रमंद अंदाज में कहता है कि उसे अपनी सेहत दांव पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसे कानूनी क्राउन प्रिंस बनाने के लिए ये सब कर रहा है। वो कहता है कि जब रिजल्ट सबको पता ही है तो उसे अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं। इस पर राकियल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गुरूर से जवाब देता है कि ना बाप और ना बेटा उसके इरादों को समझ पाए हैं, क्योंकि वो हारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। डुअल शुरू होने से पहले लोगों के दरमियान छुपी छुपी बातें होती हैं कि क्राउन प्रिंस का सेकंड प्रिंस को चैलेंज करना कितना अजीब है, क्योंकि अजराहन कोर के एक ही सर्कल में होने की वजह से सेकंड प्रिंस को पूरी पावर हासिल है और कोई भी नहीं मानता कि क्राउन प्रिंस का जीतने का जरा सा भी चांस है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एक्सरसाइज कर रहा होता है और गॉर्डन उसके साथ खड़ा होता है, जो सोच रहा होता है कि ये ड्यूअल सिर्फ एक मजाक है। लड़का जवाब देता है कि जब कोई उससे जीत की उम्मीद ही नहीं रखता तो उसके लिए ये बेहतर है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। लेकिन गॉर्डन हल्की सी हेजिटेशन के साथ कहता है कि शायद वो जीत भी सकता है। प्रिंस उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लेता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे बताता है कि उसे बस अपने भाई के 3 अटैक्स रोकने हैं ताकि मैच जीत सके।
वापस प्रेजेंट में गॉर्डन अपने मास्टर की सलामती के लिए दुआ करता है। मैच शुरू होता है और एम्परर लॉ बयान करता है, अगर क्राउन प्रिंस 5 मिनट तक अपने भाई के हमलों को बर्दाश्त कर लेता है या उसे हरा देता है तो वो जीत जाएगा, वरना जीत सेकंड प्रिंस की होगी। अब दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन थियोडोर चाहता है कि ये मैच जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। जैसे ही मैच शुरू होता है सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि क्राउन प्रिंस अपनी तलवार फेंक देता है और सब सोचने लगते हैं कि क्या वो पहले ही हार मान रहा है। यह देखकर थियोडोर पहले हल्का सा सुकून महसूस करता है कि उसे अपने बीमार भाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, मगर फिर उसे याद आता है कि यह हरकत उसके और उसके खानदान के लिए बेइज्जती बन सकती है। इसलिए वो सोचता है कि क्या उसे अपने भाई को फाइट के लिए इनकरेज करना चाहिए। लेकिन जब हमारा लड़का अपनी शील्ड आगे करता है तो थियोडोर समझ जाता है कि क्राउन प्रिंस का मकसद हमला करना नहीं बल्कि 5 मिनट तक कमजोर हमलों को बर्दाश्त करना है। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कान के साथ ये समझता है कि वो ये फाइट बहुत जल्दी खत्म कर देगा। इसी ख्याल के साथ वो अपने जिस्म में माना जमा करता है और तेजी से अपने भाई की तरफ बढ़ता है। एम्परर अपने दूसरे बेटे के हमले का जायजा लेता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसका पहला बेटा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सेकंड प्रिंस ऊपर से भी हमला करता है ताकि उसका भाई जमीन पर गिरकर जिल्लत का शिकार ना हो, मगर सबके लिए हैरानी की बात होती है जब हमारा लड़का हमला डॉज कर लेता है। कोई कह देता है कि सेकंड प्रिंस इतना रहम दिल है कि कमजोर हमला कर रहा है जिसे आसानी से डॉज किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड प्रिंस पूरी ताकत के साथ दोबारा हमला करता है, जो क्राउन प्रिंस को दूर जाकर फेंक देता है, मगर फिर भी वो खड़ा रहने में कामयाब रहता है। हमारे लड़के की हालत बिगड़ रही होती है और उसका जिस्म कमजोर होता जा रहा होता है, मगर फिर भी वो ड्यूअल जीतने का इरादा नहीं छोड़ता क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी कॉप के तौर पर डॉजिंग की प्रैक्टिस की होती है। अब वो किसी हद तक शील्ड के पीछे छुप जाता है जब सेकंड प्रिंस दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है और माना को उससे काफी बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करता है जितनी उम्मीद हमारे लड़के को होती है। ये देखकर हमारा लड़का हल्की सी मुस्कान देता है जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस भी पूरी तरह जोश में आ जाता है। वो अपना अगला हमला तैयार करता है और हवा में उछलकर सीधा हमारे लड़के पर नीचे आ गिरता है, मगर रेकियल आसानी से इम्पैक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसने इस मोमेंट के लिए अपना लोअर बॉडी पहले ही ट्रेन कर रखा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ब्लैकस्मिथ को अपनी शील्ड कस्टमाइज करने का हुक्म दिया होता है और साथ ही अपने छोटे भाई के लिए वो खास कंकॉक्शन अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर चुका होता है। फिर उसका सिस्टम पूछता है कि वो कितनी क्वांटिटी डिस्चार्ज करना चाहता है और वो सीधा जवाब देता है 0.2 लीटर। अगले ही लम्हे वो माना फिल्ड कंकॉक्शन उसके भाई के जिस्म में फैल जाता है। तब सेकंड प्रिंस का चेहरा लाल हो जाता है जैसे उसने ज्यादा शराब पी ली हो और उसे जोर का हिकअप आता है। थियोडोर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि उसके जिस्म के साथ हो क्या रहा है। उधर राकियल को नॉवेल का वो हिस्सा याद आता है जहां लिखा होता है कि थियोडोर किसी भी किस्म की अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने माना स्लॉट में मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल स्टोर करके वो सब अपने भाई के जिस्म में रिलीज कर दी होती है। थियोडोर खुद को संभालकर खड़े होने की कोशिश करता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या घुस चुका है। वो सिचुएशन हैंडल करना चाहता है अपने बाप की पहचान, अवाम की तालियां और क्राउन प्रिंस का टाइटल हासिल करने के लिए उसके नजदीक यही सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसके लिए उसका जीतना जरूरी है। इसी सोच के साथ वो अपने भाई की तरफ दौड़ता है, जो अभी भी इस बात पर हैरान होता है कि वो कॉकटेल बॉम्ब को झेल कैसे गया। तब राकियल एक और 0.1 लीटर का कॉकटेल बॉम्ब उसके जिस्म में डिस्चार्ज कर देता है। फिर मंजर बदलता है और सेकंड प्रिंस खुद को अपने भाई के ऑर्गन्स की दुनिया में पाता है। वहां दिल उसे ड्रिंक सर्व करता है और बताता है कि यह उस शख्स ने भेजी है। वो घूमकर देखता है तो सामने उसका अपना भाई खड़ा होता है, जो स्माइल करते हुए अपना ग्लास उसकी तरफ उठाता है। ये देखकर थियोडोर बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद वो वहां कर रहा है। अपने भाई को इस हाल में देखकर क्राउन प्रिंस उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपने माना स्लॉट्स में जमा लिक्विड को एक ही झटके में डिस्चार्ज करता है और अजरहान कोर की माना के साथ पूरी ताकत से वार करता है। इस जोरदार हमले से थियोडोर जमीन पर गिर जाता है। मैदान में मौजूद हर शख्स इस अचानक पलटे हुए मंजर पर सख्त हैरान होता है। अपने दोनों बेटों की लड़ाई देखकर एम्परर तुरंत पहचान लेता है कि राकियल ने अजरहान कोर का इस्तेमाल किया है, जिसे वो पहले गलतफहमी समझ रहा था। अब उसे क्लियरली अजरहान कोर एनर्जी महसूस होती है, चाहे आसपास हजारों लोग ही क्यों ना मौजूद हों। दूसरी तरफ जब थियोडोर आंखें खोलता है तो अपने भाई को अपने कदमों में खड़ा पाता है। राकियल कहता है कि उसने उसकी इम्प्योर माना को प्यूरिफाई कर दिया है। तुरंत समझ जाता है कि यह अजरहान कोर है और हैरानी से पूछता है कि एक बीमार भाई ये कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जो भाई हमेशा कमजोर समझा जाता था वो बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि बस उसे थोड़ा लेट सीखने का मौका मिला है। फिर वो अपनी जमीन पर गिरी हुई तलवार की तरफ नजर डालता है। थियोडोर हल्की आवाज में कहता है कि वो हार गया है, जिस पर राकियल कहता है कि शायद अब भी उसे यकीन नहीं आ रहा। फिर उसकी नजर अपने भाई के माथे पर लगे खून पर पड़ती है। राकियल समझाता है कि यह चोट उसे अपने भाई के हमले से खुद को बचाते हुए लगी थी। यह सुनकर थियोडोर अपने एटीट्यूड पर गौर करता है और समझ जाता है कि लड़ाई के दौरान वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट था और जीत को पहले ही अपना समझ रहा था, बिना अपने भाई की मेहनत को देखे। फिर राकियल खड़ा होता है और अपने भाई से उसकी हालत के बारे में पूछता है।
थियोडोर उसके अल्फाज को गलत समझ लेता है और शर्मिंदगी की फीलिंग्स की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन राकियल वाजह करता है कि वो असल में सिर्फ उसकी तबीयत पूछ रहा था। उसी मोमेंट थियोडोर सबके सामने अपने भाई के आगे झुकता है और उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर स्वीकार करता है। फिर उस वक्त राकियल के सामने एक स्क्रीन जाहिर होती है और वो दिल ही दिल में खुशी से कहता है कि आखिरकार उसने कर दिखाया। गॉर्डन इस मंजर को जीत समझ लेता है और जज्बाती हो जाता है। राकियल का सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने खुद के अलावा किसी और का इलाज किया और बताता है कि उसे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है रिक्वेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट फीस, जो उसे हर बार किसी और का इलाज करने पर थोड़ी सी जिंदगी बढ़ाने का मौका देती है। मगर वो महसूस करता है कि इस तरीके से सिर्फ एक दिन जिंदगी बढ़ती है। इससे उसका मूड थोड़ा खराब होता है क्योंकि प्रोसेस स्लो है, लेकिन फिर भी वो इसे बेहतर तरीका समझता है सिर्फ एक्यू पॉइंट या टॉनिक पर डिपेंड करने से। उसकी सोच उस वक्त टूट जाती है जब एम्परर उससे पूछता है कि क्या उसने लड़ाई में असरहान कोर का इस्तेमाल किया था, और वो इस बात को मान लेता है। जब एम्परर पूछता है कि उसे यह कैसे मिला तो राकियल सच कहता है कि उसे खुद भी पूरी तरह पता नहीं, क्योंकि वो असल वजह नहीं बता सकता। एम्परर उसे बताता है कि यह कोर उसके जिस्म में पैदा होते वक्त ही आकृति कर दिया गया था, लेकिन बीमारी की वजह से वो उसे कभी चला नहीं सका और आज उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाकर इस ताकत को इस्तेमाल कर लिया। राकियल समझता है कि शायद उसका बाप उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद करता है, लेकिन एम्परर कहता है कि उसने उसका असल प्लान खराब कर दिया है, जिसका मतलब राकियल को समझ नहीं आता। फिर एम्परर उसकी तरफ पीठ करके कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वो उसे क्राउन प्रिंस के तौर पर स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही वार्निंग देता है कि वो उसे नजर में रखेगा कि क्या वो वाकई तख्त संभालने के काबिल है। यह सब सुनकर राकियल के अंदर गुस्सा भर जाता है और जब वो कोई जवाब नहीं देता तो एम्परर गुस्से से उससे रिएक्शन मांगता है। सीधा जवाब देने के बजाय राकियल अपने बाप को मशवरा देता है कि उसे सोर्ड प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए क्योंकि उसके मसल्स टाइट हो रहे हैं। वो ये भी कहता है कि ज्यादा सब्जियां खाए और तंबाकू छोड़ दे। एम्परर गुस्से में पूछता है कि आखिर वो कौन होता है उसे सलाह देने वाला। राकियल बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि वो सिर्फ अपनी फिक्र की वजह से कह रहा है। थोड़ी देर बाद एम्परर अपनी सवारी में जाते हुए अपने बेटे के बदले हुए एटीट्यूड पर हैरानी से मुस्कुराता है। वो इस बात से भी परेशान होता है कि कहीं असरहान कोर का बेजा इस्तेमाल उसकी सेहत के लिए खतरनाक ना हो। उसे याद आता है कि बीमारी के बावजूद उसने हमेशा अपने बेटे से बहुत उम्मीदें रखी हैं और आज के इवेंट के बाद उसके दिल में उसके मुस्तकबिल के लिए एक छोटी सी उम्मीद पैदा हो जाती है। उधर दूसरी तरफ घर वापस जाते हुए राकियल अपने पुराने बाप के बारे में सोचता है, जो दिल का दौरा पड़ने से गुजर गया था जब वो पढ़ाई छोड़कर खेल रहा था और उसे इस खबर का फोन आया था जिसका उसे आज तक अफसोस है। वो सोचता है कि यहाँ एम्परर के पास अभी मौका है। वो फैसला करता है कि अपने पिता को भी प्रोटेक्ट करेगा और अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा जो उसकी जिंदगी भी लंबी करेगी। इसी वक्त गॉर्डन दोबारा आता है। उसका चेहरा भावनाओं से भरा होता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि पूछे कि वो क्यों रो रहा है। थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हुए भी वो पूछ लेता है। गॉर्डन बताता है कि उसे अपने मास्टर पे फख्र है कि उसने इतनी मुश्किल फाइट के बावजूद जीत हासिल की। वो गॉर्डन की फिक्र को हल्के से इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब उसे आराम करना है क्योंकि कल उसे बहुत काम है। गॉर्डन की कंफ्यूजन महसूस करके वो समझाता है कि उसे अगले दिन किसी से मिलना है। बाद में गॉर्डन एक आदमी के साथ कैपिटल के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में से एक सोरेंटिनो में नजर आता है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो इस रेस्टोरेंट के बारे में जानता है। तब गॉर्डन जवाब देता है कि वो यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। फिर पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस ही है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो वो अजीब सी डिमांड करता है, जैसे बिना अंगूर वाली ग्रेप वाइन, और कहता है कि वो सुबह तक खाना चाहता है। ये किसी कोड जैसा होता है और ऑर्डर सुनते ही वेटर उसे फॉलो करने को कहता है। दोनों अपनी सीट से उठते हैं। गॉर्डन पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। वो लड़का कहता है फॉलो करो, सब समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद वेटर उन्हें एक सीढ़ियों की तरफ ले जाता है। गॉर्डन अभी भी हैरान होता है कि क्राउन प्रिंस को इस जगह का पता कैसे है। वो खुद इस जगह को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि उसने नॉवेल में पढ़ा था। गॉर्डन पूछता है कि यहाँ क्यों आए हैं। वो घुमा फिराकर कहता है कि वो यहाँ कुछ ट्रीटमेंट फीस कलेक्ट करने आया है। गॉर्डन और ज्यादा पजल्ड हो जाता है। टॉपिक चेंज करते हुए वो गॉर्डन से पूछता है कि क्या वो डेमियन नाम के किसी को जानता है, लेकिन गॉर्डन मना कर देता है। फिर वो सीढ़ियों के एंड पर मौजूद दरवाजा खोल देता है। अंदर एक बैटल अरीना होता है जहां 2 फाइटर्स लड़ रहे होते हैं और क्राउड चीयर कर रहा होता है। गॉर्डन दोबारा इस जगह के बारे में पूछता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि यह एक सीक्रेट लोकेशन है। फिर वो इधर उधर नजर दौड़ाता है और रिंग में एक सख्त शक्ल वाला आदमी देखता है। गॉर्डन पूछता है कि क्या यही डेमियन है। वो मना कर देता है। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और नॉवेल के असल प्रोटैगनिस्ट का एंट्रेंस होता है। ये शख्स डेमियन काया होता है। जैसे ही वो अरीना में दाखिल होता है पूरा क्राउड उसका नाम पुकारने लगता है। होस्ट उस सख्त शक्ल वाले आदमी को रिंग छोड़ने का कहता है। फिर डेमियन का इंट्रोडक्शन होता है। बताया जाता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा और 3 महीने में सबको हराकर सोर्ड जीनियस का टाइटल हासिल किया। फिर डेमियन का मुकाबला रिंग में लाया जाता है जो एक दहाड़ता हुआ ट्रोल होता है। ये मंजर देखकर हमारा लड़का भी डर महसूस करता है क्योंकि यह एक असली ट्रोल है। गॉर्डन भी प्रोटेस्ट करता है। वो सोचता है शायद इंसान को ट्रोल के हवाले करने वाले हैं।
नीचे रिंग में ट्रोल पूरी तरह पागल होता है और डेमियन पर हमला करता है, लेकिन डेमियन बहुत ही खूबसूरती और कंट्रोल के साथ उसके हर अटैक से बच निकलता है। डेमियन जो मॉन्स्टर को घूर रहा था अपनी तलवार निकालता है और एक तेज मोशन में उसे 2 टुकड़ों में मार देता है। ये एक खास मोमेंट होता है। जो स्पेक्टेटर्स शो देख रहे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। इस दौरान हमारा हीरो सोचता है कि ये लड़का जितना नोटोरियस था उससे ज्यादा है। फिर उसे याद आता है कि ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये नॉवल का मेन कैरेक्टर है, सोर्ड जीनियस, जो हिस्ट्री के ग्रैंड मास्टर सोर्ड्समैन का राइवल है। फिर वो गॉर्डन से कहता है कि उसके पीछे आओ और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बल्कि आदमी रोकता है और कहता है कि आगे मत जाओ, लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस अपने हाथ में एक ब्रिक गोल्ड रखता है, आदमी उन्हें अंदर जाने देता है। फिर वो बैठ जाते हैं। उसे देखकर हमारा लड़का कोशिश करता है कि डर ना लगे। वो कॉन्फिडेंटली अपनी बॉटल पेन किलर्स उठाता है और पूछता है कि क्या वो ये चीप पेन किलर्स लेने वाला है। डेमियन फिर पूछता है कि वो क्यों आया है या मेडिसिन बेचने आया है। वो घुमा फिरा कर कहता है कि कुछ ऐसा ही है। दूसरी तरफ वो कोशिश करता है कि हमारे लड़के को भगा दे, लेकिन हमारे हीरो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये चीप मेडिसिन उसके हेड के कॉन्स्टेंट थ्रॉबिंग पेन के लिए काम नहीं करती। अब डेमियन की अटेंशन उस पर होती है और वो अपने पेन के टाइप को एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जिसमें सिम्टम्स अक्सर हेड के पीछे से स्टार्ट होते हैं और नेक और हेड के एरिया में स्टिफनेस और इचिंग महसूस होती है। वो पूछता है कि क्या शोल्डर्स और नेक नम लग रहे हैं। हमारे लड़के को डेमियन की आंखों में सस्पिशियस लुक महसूस होती है। वो जानता है कि डेमियन के बारे में यह चीजें पता हैं। वो दोबारा अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करता है और कहता है कि साइड्स ऑफ हेड और आईज के बीच में इंटेंस पेन है। सिर्फ इतना नहीं, उसके बॉडी पर गूजबम्स हैं और आईज पॉप आउट होती हैं। हमारे लड़का ये सब जेस्चर्स और एक्टिंग के साथ दिखाता है। जब डेमियन उसे इंटेंसली देखता है, वो मेलोड्रामा करते हुए कन्विंस करता है कि पेन किलर्स लेने की बजाय उसे रूट कॉज पे काम करना चाहिए। डेमियन उससे अनॉयड होता है और एक पल के लिए उसे मारने का सोचता है। आखिर में हमारे हीरो कहता है कि डेमियन बोल के कुछ कहे, जिससे डेमियन और अनॉयड होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा लड़का उसे बोलने नहीं दे रहा। एनीवे, डेमियन पूछता है कि हमारे लड़के की पहचान क्या है। वो मजाक में सच कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है, जिससे डेमियन इरिटेट होता है। उसे कन्विंस करने के लिए वो झूठ बोलता है कि वो कुजमन के थ्रू भेजा गया है, जो डेमियन का स्पॉन्सर जैसा है, और कहता है कि कुजमन डेमियन की फिक्र करता है और इस सीजन में इंग्रेडिएंट्स कम हैं। डेमियन समझ नहीं पाता और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हमारे हीरो बताता है कि उसने अपने पेन को रिलीव करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। डेमियन पूछता है कि क्या ये नई मेडिसिन का काम है। हमारे लड़का कहता है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, उसके पेन की जड़ को ही खत्म करना जरूरी है। फिर वो उसे कहता है कि अपनी शर्ट उतारो और लेट जाओ ताकि ट्रीटमेंट का प्रोसेस समझा सके। डेमियन जैसे कहा वैसा करता है। उसकी बैक स्कार्स से भरी हुई होती है। हमारे लड़का मजाक में पूछता है कि क्या वो डरा हुआ है, लेकिन डेमियन इरिटेट होकर नेगेटिव आंसर देता है। कहता है कि वो एक वॉरियर है जो दूसरों को भी हर्ट करता है। ये सुन के हमारा लड़का चुप हो जाता है। फिर वो एक जंक ऑफ मॉक्सीबस्टियन उठाता है और पूछता है कि क्या पहली बार ऐसा कुछ देख रहा है। हमारे लड़का मॉक्सीबस्टियन उसकी बैक पे रखता है। फिर वो सब्सटेंस फायर करता है उसकी बैक पे। तब डेमियन कहता है कि ये ट्रीटमेंट एक वॉरियर को डराता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पेन से ट्रेम्बल करता है। हमारे लड़का इस पर मजाक करता है। वो सीरियसली सोचता है कि क्या डेमियन पेन को बेयर कर पाएगा या नहीं। वो सोचता है कि इस आदमी के बैक पर शार्प के निशान हैं, इस वजह से वो अंडरवर्ल्ड नहीं छोड़ता। जब भी वो फाइट करता है उसे इंटेंस पेन होता है। पेन कोप करने के लिए वो पेन किलर्स लेता है और अपना कर्ज चुकाने के लिए फिर फाइट करता है। ये है स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट का लाइफ। वो कुजमन को कर्ज करता है कि डेमियन के साथ ये क्रूअल साइकिल क्रिएट की। अब वो शार्प के निशान को इस प्रोसेस से स्मियर करने की कोशिश करता है। वो खुशी से सोचता है कि अगर डेमियन को क्योर कर दिया तो सिर्फ उसकी लाइफ स्पैन एक्सटेंड नहीं होगी, बल्कि उसका सपोर्ट भी मिलेगा। फिर वो डिसाइड करता है कि बाकी ग्लैडिएटर्स का भी ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट के बाद वो कहता है कि उठो। डेमियन निशानों को तन्मयता से देखता है, जो सक्सेसफुली जलाकर सील हो चुका होता है। वो फिर उससे पूछता है कि अब वो कैसे फील कर रहा है। अविश्वास के एक्सप्रेशन के साथ डेमियन कहता है कि वो काफी रिफ्रेश्ड फील कर रहा है, जो उसने बहुत टाइम से नहीं फील किया था। अब हमारे लड़का उसे समझाता है कि और सेशंस चाहिए होंगे। इस दौरान उसे बैक के ब्लिस्टर्स, ऑयली फूड और ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना होगा। डेमियन लास्ट डिमांड सुन के शॉक होता है। हमारे लड़का कहता है कि फाइट नहीं करना चाहिए। डेमियन प्रोटेस्ट करता है, कहता है कि कुजमन अलाउ नहीं करेगा। वो उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वो इस मैटर का ख्याल रखेगा। अब डेमियन समझता है कि हमारे लड़का वो नहीं है जो उसने बताया था और पूछता है कि उसकी असली आइडेंटिटी क्या है। हमारे लड़का प्राउडली कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है, लेकिन डेमियन नहीं मानता और रिमार्क करता है कि आइडेंटिटी छुपाने का रीजन होगा। हमारे लड़का डिसाइड करता है कि इस बात को छोड़ दे और कहता है कि जो बताया उसको फॉलो करो, और स्ट्रिक्टली कहता है कि कॉलिसियम मत जाओ, चाहे जो भी हो रहा हो। वो सेफर प्लेस है डेमियन के लिए। और एंड में कहता है कि ये उनका सिर्फ तरीका है मिलने का। ये सुन के डेमियन का फेस रेड हो जाता है और वो मुश्किल से अग्री करता है। वापस जाते वक्त गॉर्डन के पास हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमारे लड़का कहता है कि हेल्प करो एक चीज ढूंढने में। जब वो पूछता है क्या, तब प्रिंस उसे कहता है कि एक आदमी ढूंढो ब्लैक हेयर, पोनीटेल और स्लिट आइज वाला। कुछ जगह ढूंढने के बाद वो फाइनली उसे बार में ढूंढता है और सामने बैठकर सीधा कहता है कि डेमियन को खरीदना है।
इस पर कुज़मन 9 ट्रिलियन मैजिन का डिमांड करता है। ये इतनी बड़ी रकम होती है जो सिर्फ क्राउन प्रिंस जैसा अमीर आदमी ही अफोर्ड कर सकता है। हमारा लड़का कामली बताता है कि वो ही क्राउन प्रिंस है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर रेकियल क्राउन प्रिंस है तो फिर वो खुद भी वही क्राउन प्रिंस है जो मेडिसिन बेचता फिरता है। फिर उसे कहता है कि अगर मेडिसिन नहीं खरीदनी तो यहाँ से दफा हो जाओ, और हमारा लड़का वहां से निकल जाता है। उसके बाद कुज़मन एक आदमी को बुलाता है और कहता है कि इस बंदे की पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, उसकी आइडेंटिटी निकालो, और टॉर्चर करना हो तो जो मर्जी तरीका यूज करो। सिर्फ 1 घंटे बाद वही आदमी जो टॉर्चर के लिए भेजा गया था खून में लथपथ जख्मी हालत में उसके सामने फेंक दिया जाता है। कुज़मिन शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। तब उसकी नज़र रॉयल गार्ड्स पर पड़ती है जो अनाउंस करते हैं कि सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद है। फिर हमारा लड़का अपनी विग उतारता है और रॉयल बैज दिखा देता है। 1 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है जब गॉर्डन और हमारा लड़का जा रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि कुज़मन का आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो गॉर्डन को कहता है कि नॉर्मल एक्ट करो ताकि स्टॉकर को शक ना हो। उसे पहले से पता होता है कि कुज़मन किसी को फॉलो करने भेजेगा, इसीलिए वो जानबूझकर उसके पास गया था। अगले ही मोमेंट जब स्टॉकर मुड़ता है वो सीधा सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर से टकरा जाता है। रॉयल गार्ड्स उस आदमी पर क्राउन प्रिंस के हत्या की कोशिश का इल्जाम लगा देते हैं और अब सब कुज़मन के सामने खड़े होते हैं। हमारा लड़का बैज वापस सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर को दे देता है, जबकि कुज़मन अभी तक सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है। रिएक्ट करने से पहले ही हमारा लड़का रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पूरी जगह रेड करो और खास तौर पर कुज़मन को पकड़ो। ऑर्डर मिलते ही सब लोग जगह को सब्जुगेट करने में लग जाते हैं। ये सब देखकर गॉर्डन सोचता है कि क्राउन प्रिंस वाकई बदल चुका है। अब वो मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है, इसीलिए अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस पर रेड कर रहा है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस का मूड काफी अच्छा होता है। अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसके लिए उसे हील करने का मौका होता है और लाइफ स्पैन एक्सटेंड करने का चांस भी। इसी दौरान कुज़मन एक कोने में छुपकर पूरी सिचुएशन पर सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्राउन प्रिंस को आखिर डेमियन खरीदने में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। भागते हुए वो डिसाइड करता है कि गेट से निकलकर कहीं छुप जाए जब तक सब कुछ ठंडा ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने कई तलवारें चमक रही होती हैं। इसी वक्त हमारा लड़का अपने डॉक्टर से बेट लगाता है कि कुज़मन इसी गेट से निकलेगा और जीतने पर डॉक्टर से 500 मैगिन डिमांड करता है। फिर वो आगे बढ़कर बोलना शुरू करता है कि मेडिसिन का पैसा चुकाना कितना जरूरी होता है। कुज़मन गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। हमारा लड़का कामली क्लैरिफाई करता है कि वो अच्छे इरादे से आया था। डेमियन के मेडिसिन एक्सपेंसेस क्लियर करने के लिए उसने फेयर डील ऑफर की थी, लेकिन कुज़मन ने खुद ही उसे ठुकरा दिया। यह सुनकर कुज़मन गुस्से से पागल हो जाता है और उस पर हाथ उठाता है, लेकिन अगले ही पल रॉयल गार्ड का आयरन फिस्ट उसके चेहरे पर लगता है और उसे नीचे रहने की वार्निंग मिलती है। जब उसे कोई एस्केप रूट नजर नहीं आता तो वो अपने मुंह में छुपाई हुई पॉइजन कैप्सूल बॉम्ब यूज करने का फैसला करता है और उसे बाहर थूक देता है। उसका प्लान होता है कि 5 सेकंड बाद कैप्सूल फट जाए, जिससे आसपास के सब लोग पैरालिसिस का शिकार हो जाएं, और इसी अफरा तफरी में वो भागकर क्राउन प्रिंस को मार दे। कुज़मन अपने परफेक्ट प्लान पे काफी खुश है। वो सोचता है कि अब सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। वो कैप्सूल को तोड़ने वाला है और 5 से 1 तक काउंटडाउन कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले कि वो कैप्सूल थूक पाए रकियल अपनी हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। कुज़मन रियलाइज करता है कि रकियल उसके हर मूव को जानता है। इसी वक्त बॉम्ब के एक्सप्लोड होने का वक्त आ जाता है और कैप्सूल उसके मुंह में फट जाता है। पैरालिसिस शुरू हो जाता है और अब कुज़मन को तुरंत एंटीडोट लेना होता है। वो कांपते हाथ से पॉकेट से एंटीडोट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जो नॉवेल पढ़ चुका है और हर चीज जानता है, उस एंटीडोट को कुज़मन के हाथ से ले लेता है और पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि वो कैसे जानता है। कुज़मन के खौफ में हमारे लड़के एंटीडोट अपने हाथ से पी लेता है और उसे छोटे से पोक के साथ कहता है कि वो नहीं बताएगा, और मजाक के लिए कहता है कि एंटीडोट कितना कड़वा है। जब कुज़मन डेस्परेट हो रहा होता है, हमारे लड़के लापरवाही से एंटीडोट उसके बैग पे डाल देता है और संकेत देता है कि वो एंटीडोट नहीं देगा, जबकि रॉकियल ने पहले ही पॉइजन दिया था। वो ये इसलिए करता है कि अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट स्किल यूज करके लाइफ स्पैन एक्सटेंड करे, और अब एंटीडोट उसके माना स्लॉट्स में होता है। अब वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के नीचे 1.5 इंच दोनों साइड्स पुश करता है और हार्ट ट्रांसपोर्टर पॉइंट्स एक्टिवेट करता है। इससे कुज़मन का पॉइजन बाहर निकल जाता है। फिर वो एंटीडोट अपने अंदर डिस्चार्ज करता है और काम होने का वेट करता है। कुछ सेकंड्स बाद कुज़मन बेहोश हो जाता है क्योंकि हमारा लड़का सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट कर चुका है। रिवॉर्ड के तौर पर उसकी लाइफ 118 दिन एक्सटेंड हो जाती है। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें अरेस्ट करो। अब वो अपनी मेन गोल कंप्लीट करने वाला है, जो इस जगह आने का मकसद था। सीन शिफ्ट होता है ग्लैडिएटर्स के पास, जहां डेमियन उनका लीडर है और वो गार्ड्स से लड़ रहे हैं और काफी गार्ड्स को चोट पहुंचा रहे हैं। इसी वक्त रॉकियल सामने आता है और डेमियन तुरंत उसे पहचान लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कौन है। फिर सीन ड्रीम में शिफ्ट होता है, जहां यंग डेमियन अपनी डेड मदर के सामने खड़ा है। उसे पता है कि ये वो ड्रीम है जब उसे छोटा था और अकेला छोड़ दिया गया था। इसी वक्त कोई कहता है कि उठो, और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को गॉर्डन के सामने पाता है। गॉर्डन अपना इंट्रोडक्शन देता है और डेमियन को भी इंट्रोड्यूस करता है और हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है। हमारे क्राउन प्रिंस उनका इंट्रोडक्शन इंटरप्ट करता है और कहता है कि दोनों उसके साथ चलें क्योंकि उनके पास करने के लिए काफी काम है।
फिर वो लोग मॉक्सीबस्शन क्लिनिक पहुंचते हैं और वहाँ दूसरे ग्लैडिएटर्स भी मौजूद होते हैं। डेमियन पूछता है कि यह जगह कहाँ है और यहाँ क्या हो रहा है। वो जवाब देता है कि ये एक ट्रीटमेंट क्लिनिक है जहाँ उनका इलाज किया जाएगा। एक और ग्लैडिएटर हैरानी से पूछता है कि वो उन सबके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। वो कहता है कि क्राउन प्रिंस ने सिर्फ उन्हें अंडरवर्ल्ड से रेस्क्यू नहीं किया बल्कि अपने पैलेस में शेल्टर दिया और अब उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहा है। हमारे लड़के उन सबको देखकर सोचता है कि असली वजह यह है कि वो इन ग्लैडिएटर्स के शाप के निशान हटा करके अपनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर यंग लोग हैं और ये उसकी लाइफ बूस्ट करने में मदद करेगा। वो बोलना शुरू करता है कि वो ये सब किसी गुडविल की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं कि वो खुद एक बीमार इंसान है। उनमें से एक बोल पड़ता है कि ये बात पूरे किंगडम को पता है। हमारे लड़के अपने दिल में वादा करता है कि इस बंदे को सबसे पेनफुल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर वो कहता है कि जब डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर सके तो अब वो खुद अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। वो डेमियन की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेमियन जवाब देता है कि वो सब उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और क्राउन प्रिंस इस बात की पुष्टि करता है। यह सुनकर सब लोग काफी घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का डेमियन से पूछता है कि पिछले ट्रीटमेंट के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। डेमियन जवाब देता है कि उसे नर्व पेन में रिलीफ मिला था। डेमियन की गवाही सुनकर सब लोग थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। फिर क्राउन प्रिंस सबसे पूछता है कि क्या कोई ट्रीटमेंट से अनईजी फील कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो उन्हें हुक्म देता है कि अपनी शर्ट्स उतारकर बेड्स पर लेट जाएं। 6 दिन बाद हर ग्लैडिएटर की हालत काफी बुरी दिखाई जाती है। वो लगातार उल्टी कर रहे होते हैं और पेन किलर्स ना मिलने की वजह से कोल्ड स्वेट्स में भी होते हैं। ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स देखकर हमारे लड़के को काफी नर्वसनेस होती है। वो डेमियन से पूछता है कि क्या उसे चक्कर आ रहे हैं या उल्टी हो रही है। डेमियन कहता है कि हो रही है, लेकिन वो संभाल रहा है। अब उसे समझ आता है कि डेमियन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है किसी वजह से। वो सबको उनकी आवाज में भेज देता है, लेकिन सर्जियो को रुकने का हुक्म देता है। वो सर्जियो की बुरी हालत पे कमेंट करता है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से है, लेकिन सर्जियो कहता है कि वो ठीक है। तब क्राउन प्रिंस उसे नीडल दिखाता है और कहता है कि वो इससे उसकी मदद करेगा। अपने दिमाग में वो सोच रहा होता है कि पता नहीं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सर्जियो पर काम करेगा या नहीं, लेकिन क्योंकि सर्जियो सबसे ज्यादा टाइम से पेन किलर्स ले रहा है इसलिए उसे टेस्ट सब्जेक्ट बनाना जरूरी है। वो स्टमक के पास रनिंग पॉइंट को टारगेट करने का सोचता है। इसी सोच के बीच सर्जियो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। उसकी बॉडी काफी पावरफुल लग रही होती है और वो सीधा हमारे लड़के पर जंप करता है और दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लेता है। प्रिंस को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, लेकिन डेमियन बिल्कुल सही वक्त पर आता है और सर्जियो को जोर से दूर फेंक देता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद करता है और उसकी हालत पूछता है, जिसका जवाब रकीयल ठीक होने का देता है। वो बेहोश पड़े सर्जियो को देखता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिवियर विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से सर्जियो हर छोटी स्टिमुलेशन पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। इसीलिए एक छोटी सी नीडल भी उसे तलवार जैसा दर्द दे सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे और ज्यादा पतली नीडल्स चाहिए होंगी। कुछ देर बाद वो अपनी स्टडी में दिखाया जाता है, जहां वो एक ब्लैकस्मिथ का लेटर पढ़ रहा होता है। लेटर का सारांश ये होता है कि ब्लैकस्मिथ उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो धागे जैसी पतली और एक जैसी मल्टीपल नीडल्स नहीं बना सकता। लेटर में लिखा होता है कि सिर्फ कोई ड्वार्फ आर्टिजन ही ऐसा कमाल कर सकता है। इसी लम्हे उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो वार्निंग देता है कि वो हद से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है और यह उसे नर्वस इलनेस की तरफ ले जा सकता है। उसके ऑर्गन्स दिल को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे उसे इशारा दे रहे हो कि अब रुक जाओ। उसे खोया हुआ देखकर सिस्टम याद दिलाता है कि वो अपने एचपी पॉइंट्स यूज करके या तो कोई मॉन्स्टर समन कर सकता है या कोई स्किल अनलॉक कर सकता है। वो 300 एचपी के बदले समन गाचा ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ये कंफर्म करते हुए दिल में दुआ करता है कि कोई काम का समन मिल जाए। सिस्टम उसे कहता है कि वो बोलकर बताए कि उसे किस टाइप के क्वालिटीज चाहिए। वो डिमांड करता है कि उसे ऐसा क्रीचर चाहिए जो एक जैसी मोटाई की बहुत सारी नीडल्स प्रोवाइड कर सके। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट रिकॉर्ड कर लेता है। फिर सिस्टम 3 अजीब ऑप्शंस दिखाता है, जैसे एक हैप्पी समन जो पिग जैसी आवाज निकालता है, और एक आयरन क्रीचर जो डिस्चार्ज करता है, और एक कैक्टस जो डिस्चार्ज करता है। सिस्टम बताता है कि इनमें से एक समन 100% उसकी डिमांड पूरी करेगा, एक 50% चांस रखता है और एक का बिल्कुल 0% चांस है। ये पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि ये पूरा सिस्टम एक गैम्बल जैसा है। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि कौन सा समन चूज करे, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता। तब उसका दिल गुस्से में उसे कैक्टस चूज करने को कहता है और वो मान जाता है। सिस्टम उसका गिफ्ट प्रिपेयर करना शुरू करता है। वो दिल ही दिल में खुदा से प्रार्थना करता है कि सही समन मिल जाए। अगले ही पल एक बहुत क्यूट सा पॉर्क्यूपाइन उसकी हथेली पर आ गिरता है। सिस्टम उसके नए समन की क्वालिटीज बताता है कि वो इस समन का साइज चेंज कर सकता है। अगर उसे रेड सनफ्लावर सीड्स खिलाए तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और ब्लू सीड्स देने पर वापस अपने छोटे से साइज में आ जाता है। इस समन का नाम होता है गोस्ट वैम और इसकी स्किल ये होती है कि ये अनंत थॉर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है और उन्हीं से एनिमीज पर अटैक करता है। वो अदब से अपने समन से 3 थॉर्न्स मांगता है, हर एक अलग रंग का, और गोस्ट वैम बिना किसी दिक्कत के उसे दे देता है। वो व्हाइट और ब्राउन थॉर्न्स चेक करता है। व्हाइट थॉर्न का पेन इफेक्ट हल्का होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि ग्लैडिएटर्स के लिए वही यूज करेगा। लेकिन ब्लैक थॉर्न देखकर वो थोड़ा सावधान हो जाता है, क्योंकि उसका पेन लेवल काफी ज्यादा होता है। वो उसे टेस्ट भी नहीं करता और सोचता है कि बाद में किसी और पे ट्राई करेगा।
फिर वो क्लिनिक की तरफ जाता है, नीडल को वार्म करता हुआ। उसे देखकर गॉर्डन पूछता है कि ये समन क्या है, और वो गॉर्डन को अपने समन का इंट्रोडक्शन देता है। उसी वक्त वो एक कहानी बना लेता है और उसे कहता है कि बाकी डिटेल्स समन से खुद ही पूछ लेना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। गॉर्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो इस क्रीचर को समन मॉन्स्टर के तौर पर पहचान लेता है। लेजेंड्स के मुताबिक तकरीबन 300 साल पहले एक लेजेंडरी बिल्डर हुआ करता था जो समन मॉन्स्टर्स को अपनी मदद के लिए बुलाता था, और ये क्रीचर्स बहुत रेयर और मिस्टीरियस माने जाते हैं। गॉर्डन समझ नहीं पाता कि उसका मास्टर ऐसा समन कैसे हासिल कर सकता है। अब उसे एहसास होता है कि उसके मास्टर के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता। फिर क्लिनिक के अंदर सर्जियो हमारे लड़के से कल के वाकये पर माफी मांगता है। वो सर्जियो की माफी को हल्की सी स्माइल के साथ टाल देता है और कहता है कि अब उसे दर्द महसूस ही नहीं होगा क्योंकि उसके जिस्म में कई नीडल्स लग चुकी हैं। यह सुनकर सर्जियो हैरान हो जाता है क्योंकि वाकई उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। फिर वो अपना बाजू दिखाता है जहां उसने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की होती है। इसके बाद वो यही ट्रीटमेंट सभी ग्लैडिएटर्स पर करता रहता है। डेमियन और बाकी ग्लैडिएटर्स का इलाज करने पर उसकी जिंदगी 171 दिन और बढ़ जाती है। सिर्फ यही नहीं, ज्यादा लोगों पर स्किल यूज करने की वजह से उसकी स्किल लेवल भी अप हो जाती है। ये सब जानकर वो काफी खुश हो जाता है और ये खुशी उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आती है। उसे इतना खुश देखकर डेमियन समझ नहीं पाता कि क्राउन प्रिंस इतना एक्साइटेड क्यों है, जबकि वो सिर्फ उनकी रिकवरी देख रहा है। अब जब रकेल उनका इलाज मुकम्मल कर चुका होता है, वो अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगता है। सीन एम्परर की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने बेटे के बारे में रिपोर्ट सुन रहा होता है। उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस के पास 14 ग्लैडिएटर्स हैं जो अब ऑफिशियली रॉयल गार्ड्स बन चुके हैं। उन्हें रेगुलर सैलरी और बाकी फायदे भी दिए जा रहे हैं। यह सुनकर एम्परर हंस पड़ता है और कहता है कि जिसे बिस्तर पर आराम करना चाहिए वो अपनी प्राइवेट स्क्वाड बना रहा है। लेकिन अगला अपडेट उसे सीरियस कर देता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस हर सर्वेंट और गार्ड को बुलाकर नीडल्स चुभो रहा होता है। क्राउन प्रिंस को सर्वेंट्स के दरमियान डॉक्टर बनते हुए देखा जाता है। वो एक गार्ड से पूछता है कि क्या नीडल्स दर्द करती हैं। गार्ड मना कर देता है जबकि उसका चेहरा बिल्कुल उल्टा कह रहा होता है। फिर क्राउन प्रिंस नेक्स्ट पेशेंट का ऐलान कर देता है। कुछ दिन पहले डेमियन क्राउन प्रिंस के सामने खड़ा होता है और क्राउन प्रिंस पूछता है कि मॉक्सीबस्शन के बाद अब कैसा महसूस हो रहा है। डेमियन जवाब देता है कि थोड़ा सा दर्द अभी भी बाकी है। इस पर क्राउन प्रिंस उसे गुड न्यूज देता है कि अब उसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये सुनकर डेमियन कंफ्यूज हो जाता है। वो क्राउन प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है लेकिन क्राउन प्रिंस उसे रोक देता है। रकेल कहता है कि पहले मेरी बात सुनो। क्राउन प्रिंस उसे अपना प्रपोजल बताता है कि वो डेमियन की सोर्ड स्किल्स अपनी तरफ रखना चाहता है। वो कहता है कि वो उसकी एबिलिटी को जाया नहीं होने देना चाहता और उसे अपना बॉडीगार्ड बनने की ऑफर देता है। वो इमोशंस जैसे लॉयल्टी या दोस्ती पर बात नहीं करता बल्कि अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स की बात करता है। वो जानता है कि डेमियन आगे जाकर सोर्ड मास्टर सिंड्रोम तक पहुंचेगा, जहां इंसान हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और पहले से भी ज्यादा दर्द बर्दाश्त करता है। इसलिए वो चाहता है कि उस वक्त डेमियन उसके पास हो। इसी वजह से वो जॉब का बहाना बनाकर उसे अपने पास रखना चाहता है और कॉन्ट्रैक्ट में कई और पर्क्स ऐड करता जाता है। लेकिन जब डेमियन फिर भी रिएक्ट नहीं करता तो वो 4-डे वर्क वीक ऑफर कर देता है। ये सुनते ही डेमियन के पीछे खड़े सब लोग चीयर करके उठते हैं और कहते हैं कि वो भी यही जॉब चाहते हैं ताकि उसकी हिफाजत करके अपना कर्ज चुका सकें। वो सीधी बात करता है कि असल वजह सैलरी और बेनिफिट्स हैं और वो सब ईमानदारी से मान लेते हैं। इस पर वो खुश होता है क्योंकि झूठे वफादार लोग अक्सर दिल में नफरत रखते हैं। थोड़ी देर सोचकर वो फैसला करता है कि उन्हें हायर कर लेना बेहतर है क्योंकि पुराने रॉयल गार्ड्स उसके बाप के वफादार हैं और उसे अपनी प्राइवेट स्क्वाड चाहिए। फिर वो उन्हें SRG का नाम देता है और यह नाम सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो उन सब से मुंह फेर कर एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी अभी भी ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 18 दिन बाकी है। ऊपर से जिस्म इतना कमजोर के नए पेशेंट्स खुद ढूंढना भी मुश्किल है। कुछ देर बाद वो अपने स्टडी रूम में नजर आता है जहां वो डेमियन और गॉर्डन को बताता है कि वो अपने पैलेस में एक क्लिनिक सेटअप करने वाला है। इस पर गॉर्डन थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि उसका मकसद सिर्फ क्लिनिक खोलना नहीं बल्कि बीमार लोगों की मदद करना है। वो बिना हेजिटेट हुए इस बात से पूरी तरह अग्री करता है और समझाता है कि वो साइड पैलेस के अंदर रहने वालों का इलाज करेगा क्योंकि बाहर के आम लोग शायद पैलेस आने में कंफर्टेबल ना हो। गॉर्डन भी इस बात से इत्तेफाक करता है। फिर वो कहता है कि इस तरह लोग एक दूसरे को बताएंगे और वर्ड ऑफ माउथ ही उसकी क्लिनिक का एडवर्टीजमेंट बन जाएगा और लोग साइड पैलेस की ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक आना शुरू कर देंगे। अब प्रेजेंट में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि यहाँ सब लोग काफी हेल्थी निकलते हैं। 500 लोगों का इलाज करने के बाद भी उसे सिर्फ 2 दिन की एक्स्ट्रा लाइफ मिली। गुस्से और बेबसी में वो बोल उठता है कि उसे एक बहुत ज्यादा बीमार इंसान चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है और वो रुक जाता है। वो गॉर्डन को हुक्म देता है कि पैलेस के सर्वेंट्स के घर वालों का डेटा कलेक्ट करे। वो यकीन रखता है कि ये मुमकिन नहीं कि उन सबके घरों में कोई भी बीमार ना हो। लेकिन जब सिर्फ 10 पेजेस बाकी रहते हैं और सब लोग फिर भी हेल्थी लगते हैं तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर भी वो उम्मीद के साथ आखिरी पेजेस चेक करता रहता है। इसी वक्त डेमियन बीच में आकर क्राउन प्रिंस से अपनी नाराजगी जाहिर करता है। यह सुनकर वो काफी बैफल्ड हो जाता है।
डेमियन पूछता है कि क्या वो पेशेंट्स को सिर्फ एक टूल की तरह यूज कर रहा है। वो मानता है कि रिसर्च के लिए पेशेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन अब लगता है कि क्राउन प्रिंस किसी को ढूंढ रहा है जो बिल्कुल मरने के करीब हो। इस पर गॉर्डन अपने मास्टर को डिफेंड करता है और कहता है कि जरूर कोई प्लान होगा, लेकिन क्राउन प्रिंस गॉर्डन को ही करेक्ट करता है और कहता है कि डेमियन की बात गलत नहीं। डेमियन तुरंत प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि वो गॉर्डन के साथ बदतमीजी कर रहा है, जबकि गॉर्डन उल्टा क्राउन प्रिंस का साइड लेता है और कहता है कि डेमियन रूड है। ये ड्रामा देखकर क्राउन प्रिंस दोनों को कमरे से बाहर निकाल देता है और फिर बाकी के 10 पेजेस पे नजर डालता है। उनमें से एक पेज उसकी अटेंशन खींच लेता है। उस क्वेश्चनर में लिखा होता है कि एक 8 साल का लड़का है जिसका जिस्म हफ्ते में 1 या 2 मर्तबा कांपता है और उसके मुंह से झाग निकलती है। डॉक्टर और क्लेरिक दोनों ने उसे चेक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह पढ़कर वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। अगले दिन उसकी मुलाकात उस छोटे लड़के से होती है जो उसे देखकर थोड़ा डरा हुआ होता है। वो उसके पास झुककर जाता है और प्यार से कहता है कि मुझे रॉकियल कहना। वो समझ जाता है कि जॉर्ज का यह पहला पैलेस विजिट है और पहली दफा क्राउन प्रिंस से मिल रहा है, इसलिए उसे कंफर्टेबल बनाना जरूरी है। फिर वो उसे एक कैंडी दिखाता है, जिससे लड़के का चेहरा अचानक चमक उठता है, लेकिन कैंडी लेने के बजाय उसका चेहरा उदास हो जाता है। लड़का कहता है कि वो क्राउन प्रिंस को छू नहीं सकता। जब पूछा जाता है क्यों, तो वो जवाब देता है कि क्योंकि वो मनहूस है। वो बताता है कि इसी वजह से दूसरे बच्चे उसे बुली करते हैं और अजीब कहकर छेड़ते हैं। यह सुनकर रॉकियल उस बच्चे को हौसला देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लड़का बताता है कि कल जब बच्चों ने उसे तंग किया तो उसने अपना दिफा करना चाहा था, मगर वो हार गया था। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया और जॉर्ज का जिस्म कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जमीन पर फेंक दिया हो। जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इसी वक्त क्राउन प्रिंस अचानक आगे बढ़ता है और जॉर्ज को जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि वो बहुत बहादुर है जो इतना सब बर्दाश्त करता रहा। आंखों में आंसू लिए जॉर्ज कहता है कि वो उसे ना छुए, क्योंकि उसके अंदर एक ईविल स्पिरिट रहती है। इसी लम्हे क्राउन प्रिंस उसका डायग्नोसिस शुरू करता है। उसका सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि ये बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, सिवाय इसके कि इसके ब्रेन वेव्स इरेगुलर हैं, जिनकी वजह से सीजर्स हो रहे हैं। वो जॉर्ज को एपिलेप्सी डायग्नोस करता है, लेकिन मसला ये है कि उसे अभी तक इरेगुलर ब्रेन वेव्स की वजह नहीं पता। वो जॉर्ज को कहता है कि वो अजीब नहीं है और उसका शक करना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर राकियल मुस्कुराते हुए कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है और क्राउन प्रिंस हमेशा सही होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो उलझन में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास एमआरआई जैसी कोई मशीन नहीं जो कॉज डिटेक्ट कर सके। अचानक जॉर्ज उसका नाम पुकारता है और राकियल घबरा जाता है, क्योंकि जॉर्ज को फिर से दौरा पड़ रहा होता है। वो तुरंत उसे जमीन पर लिटा देता है। गॉर्डन उसे दूर रहने को कहता है और डेमियन तलवार उठा लेता है। उन सबको देखकर वो चीखकर कहता है कि जॉर्ज सिर्फ बीमार है, उस वक्त दर्द में है और उसे केयर चाहिए। वो हुक्म देता है कि कोई पिल ले आए। उसके बाद वो जॉर्ज का सर तकिए पर रख देता है और सब लोग चुपचाप देखते रहते हैं। फिर गॉर्डन आगे बढ़कर उसके मुंह से झाग साफ करने की कोशिश करता है। राकियल उसे रोक देता है और कहता है कि जॉर्ज इस वक्त होश में नहीं और टॉवल निगल सकता है। इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता जब तक दौरा खत्म ना हो। अचानक वो जॉर्ज के जिस्म से माना का फ्लो महसूस करता है। वो समझ जाता है कि यह अजरहन कोर की वजह से है, जो माना के लिए बहुत सेंसिटिव है। वो फैसला करता है कि इसी टेक्निक से एपिलेप्सी की वजह ढूंढेगा। वो माना के फ्लो के अंदर कॉज सर्च करना शुरू करता है। वो नर्व्स चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस प्रोसेस में वो खुद भी थकने लगता है। फिर वो जॉर्ज के दिल के सामने खुद को खड़ा पाता है और तुरंत उस तरफ बढ़ता है। आखिरकार वो इरेगुलर ब्रेन वेव्स का सोर्स पकड़ लेता है जो वेगस नर्व में होता है। वो फौरन हुक्म देता है कि जॉर्ज को कंबल से ढक दिया जाए और कोई उसे जगाने की कोशिश ना करे। डायग्नोसिस के दौरान उसने खुद को भी ओवर एक्सर्ट कर लिया होता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बेहोशी से पहले उसे सुकून होता है कि उसने जॉर्ज की बीमारी की वजह ढूंढ ली। कुछ घंटों बाद वो भारी सर के साथ होश में आता है और सोचता है कि उसका अजरहन कोर नींद में भी फुल कैपेसिटी पर एक्टिव रहा। इसी वक्त वो डेमियन को अपने पास पाता है, जो बताता है कि वो आधा दिन सोया रहा। वो तुरंत जॉर्ज के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि जॉर्ज जाग चुका है, लेकिन अभी थका हुआ है। बिस्तर से उठते हुए वो सोचता है कि अजरहन कोर के जरिए उसका डायग्नोसिस बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अब वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके जॉर्ज का ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। यह सोचते हुए वो अपना कोट पहन लेता है। डेमियन हैरानी से पूछता है कि वो आधी रात को कहाँ जा रहा है। राकियल पागलों वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है कि वो बिजली गिराने जा रहा है। कुछ देर बाद वो डेमियन के साथ मेन पैलेस के सामने खड़ा होता है। गार्ड्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि रात के बीच क्राउन प्रिंस यहाँ क्या कर रहा है। वो गार्ड्स को हुक्म देता है कि उन दोनों को सर ज़ानाटीज के कमरे तक ले जाया जाए। वो सीधा पैलेस मेज सर जेनेटुस के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। सर जेनेटुस आधी रात को उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि इस वक्त यहाँ आने का मकसद क्या है। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है कि मेज उसकी पीठ पर लाइटनिंग मैजिक मारे। यह सुनकर बेचारा मेज बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है। उसके दिमाग में कल का वाकया घूम जाता है, जब वो एम्परर से मिला था, जो बता रहा था कि क्राउन प्रिंस कुछ दिनों से काफी अजीब बिहेव कर रहा है। एम्परर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि उसे डर है कि उसका बेटा अब क्या नया काउंट करेगा। यह याद करके मेज झल्लाता है और सोचता है कि एम्परर भी अपने बेटे के मामले में बिल्कुल अंधा हो गया है।
प्रेजेंट में क्राउन प्रिंस गुस्से में मेज को पकड़कर जोर से हिला रहा होता है और चीखकर कहता है कि बिजली मारो। मेज सोचता है कि क्राउन प्रिंस पूरी तरह पागल हो चुका है। वो मना करता है और कहता है कि ऐसा करना उसे मार सकता है और जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। क्राउन प्रिंस कामली समझाता है कि फुल लाइटनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन चाहिए। लगातार 3 घंटे ये नया डिमांड मेज को और भी इरिटेट कर देता है। लाइटनिंग मैजिक नॉर्मली बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, मगर प्रिंस चाहता है कि उसे मिनिमम लेवल पर रखकर पूरी कंट्रोल के साथ 3 घंटे चलाया जाए, जो बहुत मुश्किल काम है। मेज पूछता है कि क्या प्रिंस को अंदाजा है कि ये कितना मुश्किल काम है। क्राउन प्रिंस कहता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा है, इसीलिए वो सिर्फ उसी के पास आया है क्योंकि ये काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये तारीफ सुनकर मेज आधा मान जाता है, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी डर होता है कि कहीं प्रिंस को नुकसान ना हो जाए। क्राउन प्रिंस उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो भी गया तो मेज जिम्मेदार नहीं होगा। वो गार्ड्स की तरफ इशारा करता है जो गवाह होंगे, फिर कहता है कि वो ये सब किसी की जान बचाने के लिए कर रहा है। आखिर मेज मान जाता है और पूछता है कि कब शुरू करना है। क्राउन प्रिंस बिना देर किए जवाब देता है अभी। वो मेज के सामने बैठ जाता है। मेज पूछता है कि क्या वो रेडी है। प्रिंस सर हिला देता है और दिल में सोचता है कि इतना डेंजरस एक्सपेरिमेंट किसी बच्चे पर नहीं कर सकता, इसलिए पहले खुद पर टेस्ट करना बेहतर है। मेज एक प्रिसाइज अमाउंट में उस पर बिजली चला देता है। क्राउन प्रिंस उस इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर इलेक्ट्रोड्स में कन्वर्ट करता है, फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर प्लान करता है कि जॉर्ज के वेगस नर्व के गलत सिग्नल्स को ठीक करेगा। आखिर में वो उन सिग्नल्स पर पूरा कंट्रोल हासिल करेगा। अपनी प्लानिंग को एनालाइज करते हुए वो अजराहन कोड टेक्निक पर हैरान होता है, जो उसे एक ही ट्राई में कामयाबी दे सकती है। वो मेज को रुकने का कहता है। मेज मजाकिया अंदाज में कहता है कि वो तो पूरा दिन ये कर सकता है। अगले दिन सुबह कई लोग जो गॉसिप मॉन्गर्स कहलाते हैं उसके कमरे के बाहर जमा हो जाते हैं। उनमें से एक दरवाजा खोलता है और सबके सामने जॉर्ज और उसका डॉक्टर क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं। रकील जॉर्ज को एक सुई दिखाता है और सच्चाई से कहता है कि थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि ये मेडिकल प्रोसीजर है। वो उसे तसल्ली देता है कि ज्यादा दर्द नहीं होगा क्योंकि एक सुई वो पहले ही उसके गर्दन में लगा चुका है और जॉर्ज को पता भी नहीं चला। फिर वो कहता है कि जो अब होने वाला है वो थोड़ा ज्यादा दर्दनाक होगा। तब मेज रकील पर इलेक्ट्रिक मैजिक चला देता है और वो बिजली अपने दिल में जमा कर लेता है। गॉर्डन ये देखकर लगता है कि अभी बेहोश हो जाएगा, मगर क्राउन प्रिंस का फोकस कमरे में मौजूद गॉसिप मॉन्गर्स पर होता है, जो वो चाहता है कि इस ट्रीटमेंट की बात हर जगह फैला दें। बिजली हासिल करने के बाद अब वक्त आ चुका होता है कि यह एनर्जी जॉर्ज के जिस्म में ट्रांसफर की जाए, मगर अचानक वो टेंस हो जाता है जब उसे महसूस होता है कि जॉर्ज का माना फ्लो अचानक अनस्टेबल हो रहा है। दिल में खौफ के साथ उसे समझ आ जाता है कि जॉर्ज पर झटका आने वाला है और उससे पहले ही नर्व को करेक्ट करना जरूरी है। जॉर्ज घबराकर पूछता है कि उसे और कितनी देर इस तरह रहना होगा। वो जवाब देता है कि सिर्फ 3 मिनट, और अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो सिर्फ 1 मिनट भी काफी हो सकता है, जबकि पूरा प्रोसीजर 30 मिनट का है। एक लम्हे के लिए वो सोचता है कि ट्रीटमेंट रोक दे, मगर फिर फैसला करता है कि नहीं, क्योंकि वहां मौजूद गॉसिप मॉन्गर्स अजीब अफवाहें फैला सकते हैं और यह भी पता नहीं मेज और कितनी देर मदद करेगा। आखिरकार वो आगे बढ़ने का फैसला करता है और मेज की तरफ मुड़ता है और उसे हुक्म देता है कि मैजिक का पावर लेवल 3 गुना बढ़ा दे। मेज वार्निंग देता है कि इससे दर्द और ज्यादा होगा, मगर वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इस दफा जब बिजली गिरती है तो जिस्म झटके खाता है, मगर उसका फोकस बिल्कुल नहीं हिलता। उसे प्रोसीजर जल्दी कंप्लीट करने के लिए माना एब्जॉर्ब करनी होती है। वो कैरोटिड को ढूंढता है जहां इलेक्ट्रोड लगानी है, जबकि उसे पता होता है कि दौरा शुरू होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। जब लगता है कि जॉर्ज अब गिरने ही वाला है, तब अचानक वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और सीधा क्राउन प्रिंस की तरफ देखता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर जॉर्ज की बहन, जब उसे दौरा बिल्कुल नहीं पड़ता। इस बीच क्राउन प्रिंस अंदर ही अंदर थक चुका होता है, लगातार इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन की वजह से। तभी उसका सिस्टम उसे मुबारकबाद देता है कि वेगस नर्व ऑपरेशन कामयाबी से कंप्लीट हो गया है। उसे रिवॉर्ड में 3 दिन की एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अजराहन कोर टेक्निक बॉडी की लिमिट क्रॉस करने पर लेवल अप हो जाती है। अब वो एक ही सर्कल में लेवल 2 तक पहुंच चुकी होती है और माना सर्कल भी बढ़ जाता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ने मेटल एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है और वुड मैजिक के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली है। इस वुड एनर्जी को यूज करने के लिए नया ऑर्गन लिवर अवेकन हो जाता है। उसी लम्हे एक गुस्से से भरा और एरोगेंट लिवर ऑर्गन दुनिया में एंट्री लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन खुश हो जाता है कि अब वो न्यूबी नहीं रहा, मगर लिवर खुशी मनाने के बजाय सीधा उसे थप्पड़ मार देता है और फ्लैट टोन में कहता है कि अगर जान प्यारी है तो मुझे न्यूबी कहना बंद करो। अगले ही पल लिवर उसे 300 HP ग्रांट करता है। बाकी ऑर्गन्स भी नए मेंबर का वेलकम करते हुए 500 HP दे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गन्स इतने खुश होते हैं कि लिवर की बर्थडे पार्टी के नाम पर एक्स्ट्रा 300 HP भी मिल जाती है। वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है इतनी सारी अचीवमेंट्स और HP एक ही दिन में मिलने पर, और सोचता है कि शायद और भी कुछ हो, मगर सिस्टम सीधा जवाब देता है नहीं। इसी वक्त जॉर्ज मासूमियत से पूछता है कि क्या वो कोई स्ट्रेंज बंदा है। बच्चा समझाता है कि आम तौर पर जब उसे अजीब फील होता है तो उसका कंट्रोल चला जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ।
इस पर राकियल मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो दोबारा किसी फिट का शिकार नहीं बनेगा, और वो अपने क्राउन प्रिंस होने की कसम पर यह बात कहता है। ये सब सुनकर क्राउड में खड़ी जॉर्ज की बहन की आंखें भर आती हैं और वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाती। जॉर्ज धीरे से अपनी बहन की तरफ देखता है और प्यार से उसे गले लगा लेता है। राकियल सब लोगों को बताता है कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। वो दिल ही दिल में उम्मीद करता है कि यह लोग जॉर्ज के इलाज की खबर हर जगह फैलाएंगे और बहुत जल्द मरीजों का रश होगा जो उसकी बोनस लाइफ का सबब बनेगा। अचानक उसकी नजर ब्लू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। यह सब उस स्ट्रेस की वजह से होता है जो उसके जिस्म ने बर्दाश्त किया होता है। रात को उसे होश आता है और वो देखता है कि गॉर्डन पैलेस मेज और डेमियन उसके सामने खड़े हैं। वो मजाक में पूछता है कि क्या इनके पास उसे सोते देखने के अलावा कोई और काम नहीं। डेमियन उदास चेहरे के साथ बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रोकियल 2 दिन से सो रहा है। यह सुनकर वो हैरान रह जाता है। मेज बीच में बोलता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो खुद को मरवाने का इरादा रखता था। वो घबराकर पूछता है कि अब वो एम्परर को कैसे समझाएगा कि क्राउन प्रिंस की ये हालत बिजली के मैजिक की वजह से हुई। वो घबराहट में सबसे माफी मांगता है। फिर वो जॉर्ज के बारे में पूछता है। इसी वक्त जॉर्ज कमरे में आ जाता है। वो बताता है कि उसने गॉर्डन को बहुत तंग किया, तब जाकर उसे अंदर आने दिया गया। फिर वो उसे हाथ से बनाया हुआ लकड़ी का ताला देता है। ये देखकर उसे थोड़ी सी शर्म महसूस होती है क्योंकि उसने जॉर्ज का इलाज नेकी के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए किया था। वो कुछ कहने की कोशिश करता है मगर जॉर्ज उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो भी रकियल की तरह लोगों की मदद करना चाहता है। ये बात सुनकर वो बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है। वो जॉर्ज के गले में पहनी चीज की तारीफ करता है और कहता है कि जॉर्ज को सेहतमंद देखना उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। फिर वो सबको जाने को कहता है और बोलता है कि उसे थोड़ा और रेस्ट चाहिए। सब कमरा छोड़ देते हैं और जॉर्ज अलविदा कहकर चला जाता है। सबके जाने के बाद वो उस नेकलेस को देखकर सोचता है कि इतनी सिंपल चीज कौन पहनेगा, मगर सोते वक्त जैसे उसकी अपनी बात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वो खुद को वही नेकलेस पहने हुए पाता है। मंजर एक आम शहरी के घर की तरफ शिफ्ट होता है। एक माँ अपने बेटे से पूछती है कि वो घर क्यों आया है जबकि उसे काम पर होना चाहिए। बेटा अंदर आता है और माता पिता को नमस्ते करता है और बताता है कि उसे क्राउन प्रिंस की तरफ से स्पेशल छुट्टी मिली है। वो बताता है कि उसे और कुछ लोगों को 5 दिन की छुट्टी दी गई है। वो ये भी कहता है कि क्राउन प्रिंस अजीब काम कर रहा है, जैसे लोगों का मुफ्त इलाज करना। फिर वो उन्हें एक कागज दिखाता है। ये पैम्फलेट होता है जिसमें क्राउन प्रिंस अपने साइड पैलेस में मेडिसिन क्लिनिक खोलने का ऐलान करता है और हर किस्म का मुफ्त इलाज ऑफर करता है। इसी दौरान अपने महल में हमारा लड़का अफवाहों के नतीजे देखने के लिए बेचैन होता है। गॉर्डन बीच में टोकता है और कहता है कि चलने का टाइम हो गया है। रास्ते में गॉर्डन कहता है कि आज वो बहुत जल्दी उठ गया है और जवाब मिलता है कि आज क्लिनिक का पहला दिन था। गॉर्डन बताता है कि उसने सारी मेडिसिन स्टॉक कर दी हैं जिनमें लिकोरिस भी शामिल है जो मिलना मुश्किल होता है। यह सुनकर वो गॉर्डन की तारीफ करता है और कहता है कि लिकोरिस उसे कई कामों के लिए चाहिए, इसलिए जितनी ज्यादा हो सके स्टॉक रखी जाए। गॉर्डन सर हिलाकर कहता है कि उसे हैरानी होती है कि क्राउन प्रिंस ने पोषण बनाना और एक्यूप्रेशर जैसी चीजें कहाँ से सीखी हैं। वो कहता है कि वो भी डॉक्टर है, इसलिए यह सब जानना चाहता है। आखिर में वो थके हुए लहजे में कहता है कि उसने कई रातें जागकर इन तरीकों की बेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया जो उसे उदास करता है। डॉक्टर होने के नाते रोकियल गॉर्डन की इस फ्रस्ट्रेशन को समझ जाता है। वो बताता है कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है जहां उसका अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक था, इसीलिए उसे यह सब आता है। मगर गॉर्डन इस बात पर यकीन नहीं करता और उससे सच बताने पर जोर देता है। रकियल दोबारा कहता है कि वो सच बोल रहा है और पूछता है कि गॉर्डन इतना ज्यादा क्यों जानना चाहता है। फिर गॉर्डन बोल्ड लहजे में जवाब देता है कि वो रकियल जैसा बेहतर डॉक्टर बनना चाहता है और बस इसीलिए जानना जरूरी समझता है। इस पर रकियल कहता है कि वो पहले ही बेहतर डॉक्टर बन रहा है और उसे आगे चलने का इशारा करता है। गॉर्डन के चलने के बाद रकियल सोचता है कि असल में गॉर्डन ही वो वजह है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। फिर उसके ख्यालात अपनी मेडिकल क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं और वो दुआ करता है कि बहुत ज्यादा मरीज आए, साथ ही सोचता है कि कहीं इतना प्रेशर उसे PTSD ना दे दे। वो दरवाजा खोलता है और पूरे जोश के साथ मरीजों का वेलकम करने के लिए तैयार होता है। पहले ही लम्हे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब हॉल बिल्कुल खाली होता है, मगर फिर गॉर्डन उसे नीचे देखने का इशारा करता है और वो हैरान रह जाता है जब बाहर बहुत ज्यादा लोग क्लिनिक में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब वो एक मरीज का मुआयना कर रहा होता है तो उसका सर्वेंट काम के बारे में पूछता है और वो उसे हिदायत देता है कि बाकी मरीजों को चेक करे कि उन्हें मदद चाहिए या नहीं। फिर वो एक मेड की तरफ देखता है जो दवा ठीक तरीके से तैयार नहीं कर रही होती। वो समझ जाता है कि नर्सिंग सिस्टम अभी कमजोर है और उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। कई मरीज देखने के बाद उसे इतना तजुर्बा हो जाता है कि उसकी पल्स रीडिंग स्किल लेवल अप हो जाती है। अब वो सिर्फ ओवरऑल हेल्थ नहीं बल्कि अंदरूनी अजा से मुताल्लिक मसाइल भी पहचान सकता है और उसके अपने ऑर्गन्स मरीज के ऑर्गन्स से मशवरा करके मदद करते हैं। मंजर उसके ऑर्गन की दुनिया में शिफ्ट होता है जहां सब मरीजों के ऑर्गन्स के साथ ब्लाइंड डेट के लिए तैयार खड़े हैं। दिल कहता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं जो उससे 4 साल छोटा या बड़ा हो। इस पर लिवर इशारा करता है कि उन्हें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों से मिलना होगा। यह सुनकर सब मशवरे के ख्याल से ही सैड हो जाते हैं। फिर भी वो अपना काम करते हैं और रिजल्ट्स देते हैं। उन्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं मिलती सिवाय हल्की कब्ज के।
मगर लिवर बताता है कि इस शख्स में हेपेटाइटिस की अलामत है, इसलिए उसे शराब छोड़नी होगी। लिवर यह भी कहता है कि बुजुर्ग आदमी का लिवर ज्यादा से ज्यादा 5 साल और काम करेगा। यह सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि यही हर इलाज की बेस होती है और वो बाकी ऑर्गन्स को भी जगाने का फैसला करता है। फिर वो मरीज की तरफ मुड़कर उसे उसके लिवर की हालत बताता है और 10 दिन की दवा लिख देता है। आखिर में वो बिल्कुल सीधा कहता है कि शराब छोड़ दो वरना 5 साल में मर जाओगे। फिर वो मरीज को सख्ती से हुक्म देता है कि शराब बिल्कुल छोड़ दे वरना क्राउन प्रिंस के हुक्म पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनते ही वो आदमी पूरी तरह से घबरा जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद वो तमाम नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स को घर भेज देता है ताकि भीड़ कम हो सके। फिर सर्वेंट्स उसकी तरफ मुड़कर उस पर तारीफों की बारिश कर देते हैं और अपनी गलतियों पर माफी मांगते हैं। वो थोड़ा नर्वस होते हुए उन्हें हिम्मत देता है और उनकी मेहनत को भी एक्सेप्ट करता है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि एक प्रॉपर नर्सिंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है वरना ज्यादा पेशेंट संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसके जहन में मॉडर्न वर्ल्ड के ट्रेंड नर्सेज का ख्याल आ जाता है। इसी दौरान गॉर्डन अचानक दरवाजा जोर से खोलता है और बताता है कि एक मरीज है जिसे तुरंत इलाज चाहिए। घर का बेटा गिड़गिड़ाकर उससे अपनी माँ की जान बचाने की गुजारिश करता है। फिर औरत को बेड पर लिटाकर वो उसके बेटे से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। बेटा बताता है कि दोपहर से बुखार था जो शाम होते होते और तेज हो गया है। वो उसकी नब्ज और वेन्स चेक करता है। अचानक उसका दिल डूब जाता है जब उसे याद आता है वो बीमारी जिसने नेपोलियन की फौज के 40,000 सोल्जर्स को मार दिया था। डर के साथ वो पहचान लेता है कि यह एपिडेमिक टाइफस फीवर है जो रिकेट्सिया बैक्टीरिया से होता है। कुछ लम्हों के लिए वो इस सच को मानने से हेजिटेट होता है, लेकिन उसका लिवर कंफर्म करता है कि उसने मरीजा के खून में रिकेट्सिया बैक्टीरिया देखे हैं। यह सुनकर वो गहरी सांस लेता है और बेटे से पूछता है कि आखिरी बार उसने कब नहाया था। बेटा कहता है कल। फिर वो पूछता है कि बिस्तर और कपड़ों की सफाई कैसी रहती है। बेटा बताता है कि वो बहुत साफ सुथरी औरत है। जब वहां से कोई क्लू नहीं मिलता तो वो पूछता है कि क्या वो कहीं ऐसी जगह गई थी जहां जूं या फ्लीज हो सकती थी। बेटा याद करता है कि 15 दिन पहले रास्ता खराब होने पर उसने एक किसान जोड़े के बिस्तर पर रात गुजारी थी। यह सुनकर वो कंफर्म कर लेता है कि यह एपिडेमिक टाइफस ही है। वो बेटे को बताता है कि यह बीमारी जूं के जरिए फैलती है। उसकी उम्र और बुखार देखकर वो अंदाजा लगाता है कि न्यूमोनिया, नर्वस सिस्टम डैमेज या बॉडी नेक्रोसिस का खतरा भी हो सकता है। वो मेड्स को हुक्म देता है कि वो लेडी को गर्म पानी से साफ करें और पेशेंट के कपड़े पहनाएं। साथ ही हुक्म देता है कि पुराने कपड़े और बेडिंग जला दी जाए और जो भी टच करे वो खुद नहाकर अपने कपड़े भी जला दे। वो सख्ती से धमकी देता है कि जो हुक्म ना माने उसे सजा मिलेगी। फिर वो बेटे को कहता है कि फैमिली को उसकी कंडीशन के बारे में तुरंत इन्फॉर्म करे। बाद में वो किचन में खड़ा होता है जहां उसने कुड्जू रूट टॉनिक सूप बनाया होता है जो फीवर और पेन के लिए होता है। वो मरीजा को सूप की पहली डोज देता है। 3 दिन गुजरते हैं और उसकी रेगुलर देखभाल होती रहती है, लेकिन अफसोस तेज बुखार की वजह से उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होती। अब वो समझ जाता है कि सिर्फ सूप का डोज काफी नहीं है। उसका यिन एनर्जी खत्म हो चुका है और बैलेंस बिगड़ चुका है। वो सोचता है कि उसे स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी वाली दवा चाहिए और दिमाग में सोचता रहता है कि ऐसी चीज कहाँ मिल सकती है। आखिरकार उसे याद आता है कि शायद ये चीज उसके पिता के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट में मौजूद हो। वो गार्डन को हुक्म देता है कि कैरेज तैयार करे। उसे यकीन नहीं कि वो वहां दवाई मिल पाएगी या नहीं, लेकिन वो अपने क्राउन प्रिंस होने का प्रिविलेज इस्तेमाल करने का इरादा रखता है और उम्मीद करता है कि उसके बाप शायद मदद करे। थोड़ी देर बाद वो अपने बाप को ग्रीट करता है। उसका बाप पूछता है कि इतनी देर रात को क्यों आए हो। वो परमिशन मांगता है कि क्या वो सीक्रेट पैलेस वॉल्ट में जा सकता है। उसके बाप का चेहरा हैरानी से भरा होता है। वो अपने करंट मरीज की हालत बताता है जो बहुत ज्यादा बीमार है। उसका बाप पूछता है कि वॉल्ट से इसका क्या ताल्लुक है। वो समझाता है कि वो दवाई ढूंढ रहा है जो मरीज को क्योर कर सके और शायद वो वहां मिल जाए, लेकिन उसका बाप यकीन नहीं करता और शक करता है कि शायद ये एक्सक्यूज है सिर्फ वॉल्ट एक्सेस के लिए। साथ ही बाप के चेहरे पर हल्का अम्यूजमेंट भी होता है। ये देखता हुआ क्राउन प्रिंस नाराज हो जाता है क्योंकि उसके बाप का एटीट्यूड हमेशा वैसे ही होता है। वो अपने बाप को रीजन देने की कोशिश करता है और इंसिस्ट करता है कि उसे वक्त जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन बाप राजी नहीं होता। वो कहता है कि उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली तो अचानक से लोगों का इलाज नहीं कर सकता। फिर उसका बाप कहता है कि पहले प्रूफ दो कि डायग्नोसिस सही है। वो पूछता है क्या उसका टेस्ट करना चाहते हैं। बाप यकीन दिलाता है। फिर वो ऑर्डर्स देता है कि रॉयल नाइट कैप्टन रोबर्टो का कंडीशन डायग्नोज करें जो रिसेंटली बीमार है। अगर सही हुआ तो तब वॉल्ट का एक्सेस मिलेगा। वो पल्स चेक करता है। एम्परर एरोगेंट सोचता है कि वो कैसे बता सकता है क्योंकि सिर्फ वो कैप्टन और कैप्टन की वाइफ जानते हैं। कुछ सेकंड्स बाद क्राउन प्रिंस अनाउंस करता है कि कैप्टन पार्शियल बॉल्डनेस से सफर कर रहे हैं जो कैप्टन और एम्परर दोनों को शॉक करता है। एम्परर पॉइंट आउट करता है कि कैप्टन के बाल पूरे और शाइनी हैं। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कैप्टन की विग हटा देता है। कैप्टन ऐसे शॉक में है जैसे टूटने वाला हो। फिर क्राउन प्रिंस डेमियन की तरफ मुड़ता है और हुक्म देता है कि आगे बढ़ो। वॉल्ट की तरफ जाते वक्त डेमियन रिमार्क करता है कि विग हटाना थोड़ा हार्श था। वो कैजुअली रिप्लाई देता है कि अगले बार ट्रीट करेगा। डिस्कशन के दौरान वो आखिरकार वॉल्ट तक पहुंचते हैं। गार्ड्स उसे सीक्रेट पास हैंडओवर करते हैं। वो पूछता है कि अगर पास ना हो तो क्या होता है। गार्ड समझाता है कि वॉल्ट के अंदर अटैक मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और टाइम ट्रैक होता है। अगर अलाउड टाइम क्रॉस हुआ तो मौत आ सकती है।
गार्ड कहता है कि डे लाइट तक ही अंदर रहने की परमिशन है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। वो जल्दी वॉल्ट की तरफ दौड़ता है। उसे गार्ड रोकता है और बताता है कि वो इंटरमीडिएट एरिया की तरफ जा रहा है। वो नाराज होता है कि प्लान काम नहीं किया। उसको याद आता है कि उसके बाप ने सिर्फ बेसिक एरिया का एक्सेस दिया था, जहां सिर्फ वो एक आइटम ले सकता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो कंप्लेन करता है कि उसके बाप ने टेस्ट के वक्त लेवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं बताए और उसके साथ ट्रिक कर दिया। वो अभी भी अपने ट्रिकी बाप से नाराज होता है और डिसाइड करता है कि फ्यूचर में उनकी मदद लेने से बचेगा। वॉल्ट के अंदर जाते ही दोनों उसका बहुत ज्यादा वास्ट साइज देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो पूरी रात के लिए अलार्म सेट करता है और डेमियन की तरफ मदद के लिए देखता है। डेमियन पूछता है कि चीज कैसे ढूंढी जाएगी। वो जवाब देता है कि कोई भी चीज जिसमें आइस प्रॉपर्टीज हो उनको चाहिए। वो कहता है कि जो भी डेमियन को मिले उसकी लोकेशन लिख ले ताकि बाद में चेक की जा सके। फिर दोनों अलग अलग साइट सर्च करने लगते हैं, लेकिन वो खुद को यूजफुल चीज नहीं ढूंढ पाता और उम्मीद करता है कि शायद डेमियन को कुछ मिल जाए। जब बॉडीगार्ड उसके सामने आता है तो वो लिस्ट के बारे में पूछता है। डेमियन लिस्ट देता है और उस वक्त उसे रियलाइज होता है कि वो पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए डेमियन उसे उस जगह ले जाता है जहां एक शील्ड मिलती है जो वॉल्ट की सिर्फ एक चीज है जिसमें आइस प्रॉपर्टी है। वो शील्ड का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है जो एक बेसिक आइटम होती है जो माना इन्फ्यूज करने पर आइस शील्ड बना सकती है। दिखने में वो कॉफी ऑर्डर करने वाले बजर जैसी होती है, लेकिन उसकी नजर डिस्क्रिप्शन पे टिकी रहती है जो क्लियरली बताता है कि माना से आइस शील्ड मैनिफेस्ट होती है। इसके बाद वो टेस्ट के लिए अपना माना उसमें इन्फ्यूज करता है। शील्ड माना के साथ वाइब्रेट करने लगती है और वो ध्यान रखता है कि ज्यादा माना ना डाले क्योंकि उसकी लिमिट होती है। फिर वो दोबारा माना इन्फ्यूज करता है, बिल्कुल वैसे जैसे अपनी पिछली जिंदगी में शावर का टेम्परेचर परफेक्टली सेट करता था। उस वक्त उसे ठंडक महसूस होने लगती है और आखिरकार उसके सामने एक आइस शील्ड बन जाती है। वो खुशी से बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और कहता है कि बाद में उसकी मदद चाहिए होगी, अभी उन्हें अपने बोनस एचपी यानी मरीज के पास जाना है। अगला ही पल गार्ड्स देखते हैं कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वॉल्ट से बाहर आ रहा है। वो डेमियन के बेल्ट पर तलवार देखकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने वही चूज की है, लेकिन क्राउन प्रिंस उनकी बात बीच में ही काट देता है, जो खुद गहनों और वेलवेट केप में लिपटा होता है, बिल्कुल एम्परर जैसा। गार्ड उसे नाराज होते हुए बताता है कि उसे इतनी डेकोरेशन के बगैर होना चाहिए था। बाद में साइड पैलेस में गॉर्डन आवाज सुनकर नींद से उठ जाता है और देखता है कि डेमियन और क्राउन प्रिंस वापस आ चुके हैं। दोनों को साथ देखकर वो खुश होता है और सोचता है कि डेमियन काफी केपेबल है राकियल को प्रोटेक्ट करने के लिए और राकियल को एक दोस्त भी मिल गया है। इसी ख्याल के साथ वो चाय बनाता है और नीचे ले आता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे का सीन देखता है उसे चाय गिर जाती है। वो देखता है कि राकियल अपनी आइस शील्ड एक्टिवेट किए खड़ा है और डेमियन उस पर तलवार से अटैक कर रहा है, जिसे देखकर वो चीख उठता है कि यह तो ट्रीजन है। कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब क्राउन प्रिंस ने डेमियन से मदद मांगी थी। डेमियन, जो क्राउन प्रिंस के लोगों को ट्रीट करने के जुनून से बहुत इंप्रेस था, बिना किसी सवाल के हर ऑर्डर मानने को तैयार था। लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस ने उसे कहा कि उस पर तलवार से अटैक करे जब तक आइस शील्ड ना टूट जाए, डेमियन एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक अनॉयंस में बदल जाता है। यही वही बहस होती है जो गॉर्डन ने अपने कमरे से देखी थी लेकिन पूरी तरह सुनी नहीं थी। डेमियन प्रोटेस्ट करता है और पूछता है कि क्या क्राउन प्रिंस वाकई उसे ट्रेटर बनाना चाहता है, लेकिन क्राउन प्रिंस समझाता है कि उसे तलवार से उस पर स्ट्राइक करनी है ताकि शील्ड टूट जाए और जो रेजिड्यू बचे उसे वो अपनी मरीज के लिए मेडिसिन में यूज कर सके। इस पर डेमियन सजेस्ट करता है कि शील्ड जमीन पर रख दी जाए ताकि आसानी से स्ट्राइक हो सके। क्राउन प्रिंस बताता है कि यह मुमकिन नहीं क्योंकि शील्ड को जिंदा रखने के लिए उसे लगातार माना इन्फ्यूज करना पड़ता है। डेमियन फिर कंक्लूड करता है कि क्राउन प्रिंस चाहता है कि वो शील्ड को तोड़े बिना उसे नुकसान पहुंचाए। स्मार्ट होने की वजह से डेमियन हर स्ट्राइक के बदले बोनस मांगता है और कहता है कि यह काम उसे ट्रेटर बना सकता है, इसलिए बिना मुआवजे के वो ये नहीं करेगा। रॉकियल थोड़ी स्नॉबिश आवाज में पूछता है कि क्या वो उसे मारने के पैसे मांग रहा है। डेमियन तमीज से जवाब देता है कि वो क्राउन प्रिंस की बहुत इज्जत करता है, लेकिन ये अलग मामला है और वो पेमेंट चाहता है। ये बात हमारा हीरो समझ जाता है क्योंकि उसे पता है कि डेमियन ने अपनी जिंदगी में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, इसलिए उसका कुछ मांगना बिल्कुल समझने लायक है। राकियल अचानक डेमियन को गले लगा लेता है और खुशी से कहता है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने किताबों में पढ़ा था, जिससे डेमियन का चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद वो शील्ड एक्टिवेट करता है और कहता है कि हर स्ट्राइक के बदले डेमियन को एक दिन की सैलरी मिलेगी। डेमियन उम्मीद करता है कि पेमेंट टाइम पर मिलेगी और तलवार से स्ट्राइक करता है। उस सीन को देखने वाला पूर गॉर्डन बेहोश हो चुका होता है। पहली स्ट्राइक के बाद डेमियन कहता है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने वाला है क्योंकि शायद इतनी स्ट्रेंथ शील्ड तोड़ने के लिए काफी नहीं। डेमियन रुककर क्राउन प्रिंस को देखता है जो बहुत दर्द में लग रहा होता है। डेमियन याद दिलाता है कि उसने अभी पूरी ताकत से अटैक किया ही नहीं, फिर भी शील्ड उसकी स्ट्राइक से नहीं टूटती। डेमियन पूछता है कि क्या उसे और स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमारा लड़का उस पर इल्जाम लगाता है कि वो जानबूझकर वीक स्ट्राइक कर रहा है ताकि बोनस बढ़ा सके। ये बात बॉडीगार्ड को और ज्यादा भड़का देती है और इस बार वो आखिरकार शील्ड तोड़ देता है। जैसे ही ये होता है, हमारा हीरो पागल जैसा खुशी में नाचने लगता है ज्यादा बोनस लाइफ के ख्याल से। जब वो पैलेस के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, उसे गॉर्डन बेहोश पड़ा दिखता है और वो सोचता है कि ये यहाँ क्यों सो रहा है।
कुछ देर बाद वो एक टिपिकल कुड्जू रूट टॉनिक सूप बना रहा होता है, जिसमें वो आइस शील्ड के फ्रैगमेंट्स भी मिला देता है और कुछ अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। उस वक्त सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसने एक नई स्किल हासिल कर ली है जिसका नाम टॉनिक कंकॉक्शन है। इस स्किल के जरिए उसका बनाया हुआ टॉनिक 10% ज्यादा इफेक्टिव होगा और वो उसकी इफेक्टिवनेस, टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स भी एनालाइज कर सकता है। जब वो टॉनिक को रखता है, सिस्टम पूछता है कि क्या वो इस स्किल का यूज करके एनालाइज करना चाहता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन रीड करता है और बताता है कि ये टॉनिक वाटर एनर्जी रिस्टोर करता है, फीवर कम करता है और साथ ही कुछ एहतियाती हिदायत भी देता है। ये पढ़कर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि अब उसे दवा खुद पर एक्सपेरिमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जब वो एनालाइज करता है कि ये टॉनिक वाटर एनर्जी रिकवर करती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये मैडम डेनरियो की रिकवरी में मदद करेगी। इसी पक्के इरादे के साथ वो सूप उठाकर उसके कमरे की तरफ जाता है। वो उसके बेटे से उसकी तबीयत का हाल पूछता है, जो उदासी से बताता है कि अभी तक कोई बेहतरी नहीं हुई। उसकी एनर्जी और ज्यादा कम होती देखकर वो दिल ही दिल में दुआ करता है कि यह सूप काम कर जाए। वो उसे प्यार से टॉनिक पिलाता है, जबकि वो शिकायत करती है कि ये थोड़ी कड़वी है तो वो मुस्कुराते हुए समझाता है कि असर वाली दवा अक्सर कड़वी होती है। उसके बाद वो अगले 10 दिन तक खुद उसकी देखभाल करता रहता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो क्राउन प्रिंस को खुद पेशेंट को खाना खिलाते और ख्याल रखते देखते हैं, जिससे उसके सबॉर्डिनेट्स का रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है। इस दौरान वो अपनी थकान से भी लड़ता रहता है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा और जिंदा रह सके और बोनस लाइफ हासिल कर सके, क्योंकि मंजिल अब करीब थी। इसी वक्त उसका सिस्टम उसे मुबारकबाद देता है और बताता है कि उसने आखिरकार अपनी पेशेंट की एपिडेमिक टाइफस फीवर का इलाज कर लिया है। उसकी मेहनत और लोगों के रिस्पेक्ट की वजह से उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट स्किल लेवल अप हो जाती है और अब उसकी इफेक्टिवनेस 1.5 गुना बढ़ जाती है। पेशेंट की रिकवरी के साथ साथ उसे 146 दिन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और 8 दिन की बोनस लाइफ भी मिल जाती है। यह समझ कर के वो इस तरीके से रिवॉर्ड्स कमा सकता है। हमारा लड़का शरारती मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि क्यों ना अपनी एक फेक इमेज बनाई जाए जो लोगों की तारीफ और इज्जत जीते और उसे और ज्यादा बोनस लाइफ मिले। सीन बदलता है और एक कैरेज जंगल के बीच से गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसमें हमारा हीरो बैठा होता है। वो प्रोफेशनल नर्सेज के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि अभी तक काम संभाल लिया था, लेकिन ज्यादा देर तक अकेले यह मुमकिन नहीं। कुछ देर बाद मैडम डेनरियोर और उसका बेटा कैरेज से उतरते हैं। मैडम सफर और इलाज दोनों के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसका बदला कैसे चुकाए। वो मुस्कुराता है और अपनी मिली हुई बोनस लाइफ के बारे में सोचता है और अदब से जवाब देता है कि उसे सेहतमंद देखना ही उसके लिए सबसे बड़ी रिवॉर्ड है। ये बात सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी काइंडनेस से मुतासिर होती है। वो अलविदा कहते हैं और जाने ही वाले होते हैं, लेकिन लगता है हमारे लड़के का एक और प्लान होता है जब वो उसके बेटे को रोककर कहता है कि वो कैरेज में आए, उसे उससे कुछ बात करनी है। मैडम डेनरियोर का बेटा थोड़ा हेजिटेट होता है कि क्राउन प्रिंस के साथ इस तरह बैठना ठीक है या नहीं, जबकि वो उसकी पीठ की तरफ बैठा होता है, लेकिन प्रिंस इस बात को लाइटली ले लेता है। बेटा इंतजार करता है कि प्रिंस अपना मकसद बताए, लेकिन कुछ देर तक वो खामोश रहता है। फिर अचानक हमारा लड़का शुरू हो जाता है कि उसका जिस्म कितना दर्द कर रहा है और कैसे उसने उसकी माँ की देखभाल में अपनी नींद कुर्बान कर दी। ये सब सुनकर वो तुरंत कहता है कि वो इस एहसान का बदला चुकाना चाहता है, लेकिन हमारा चालाक हीरो कहता है कि वो पेशेंट से कुछ नहीं ले सकता वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा फिर भी जिद करता है कि वो दिल से कुछ करना चाहता है। ये सुनकर हमारा हीरो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि बेटा टेक्निकली उसका पेशेंट नहीं होता, इसलिए वो उससे मदद ले सकता है। वो उससे कहता है कि उसे एक काम में मदद चाहिए और तब उसे रिवील होता है कि औरत का बेटा एक आर्टिस्ट है। कुछ दिन बाद फ्रंटेरा प्लाजा में एक लैंडलॉर्ड एक लड़के से कहता है कि उसे क्राउन प्रिंस के अंडर जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ स्टाफ की जरूरत है, लेकिन लड़का बिल्कुल कन्विंस नहीं होता और लैंडलॉर्ड को टॉन्ट करता है कि वो जॉबलेस होने के बावजूद रेंट में लेट नहीं है। लैंडलॉर्ड तुरंत उससे जवाब देता है कि वो असल में 2 महीने से रेंट लेट दे रहा है। ये सुनते ही लड़का पैसे का बंदोबस्त करने के लिए भाग जाता है। इसी दौरान एक राजभरी हुड पहने हुई लड़की यह सब सुनती है और कुछ गहरा सा सोचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और एक आर्ट गैलरी के अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहां बहुत से लोग एक खास पेंटिंग के गिर्द जमा होते हैं। हमारा लड़का औरत के बेटे के साथ वहां मौजूद होता है और उसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने पर बधाई देता है, लेकिन वो लड़का ज्यादा खुश नजर नहीं आता और जब पेंटिंग्स देखी जाती हैं तो वजह भी समझ आ जाती है। कई तस्वीरें क्राउन प्रिंस की होती हैं, जिनमें से पहली तस्वीर में वो एक कैप्टन के साथ बिल्कुल क्रेजी पोज में होता है और उस पर लिखा होता है आई वॉन्ट यू। कुछ और पेंटिंग्स में वो काफी कूल पोजेस में दिखाया गया होता है, जिनमें एक तस्वीर उसके कंपेनियंस के साथ भी होती है। एक बहुत ही डिटेल्ड पेंटिंग में क्राउन प्रिंस को बिल्कुल रोती हुई लड़की की तरह दिखाया गया होता है, जिसे देखकर डेमियन उसे काट देना चाहता है। औरत का बेटा थोड़ा अनश्योर होता है कि क्या यह पेंटिंग्स नर्स ढूंढने में मदद करेंगी, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे तसल्ली देता है कि इसका असर जरूर होगा। फिर वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें रकियल को बहुत सी स्ट्रांग दिखने वाली नर्सेज के बीच खड़ा दिखाया गया होता है और एक कॉर्नर में कैप्टन होता है जिसके साथ लिखा होता है शो मी गानो। पेंटिंग के साथ लिखा होता है कि नर्सेज बनने के लिए अप्लाई करें और क्राउन प्रिंस की तरफ से हैवी सैलरी की ऑफर होती है, जिसे देखकर बहुत से लोग तुरंत साइन अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है एक स्टॉल पर जहां गॉर्डन नर्स सिलेक्शन टेस्ट के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि सुना होता है कि 1 महीने की सैलरी से 2 साल का रेंट निकल सकता है। वही मिस्टीरियस हुड वाली लड़की भी लाइन में खड़ी होती है और रिक्वायरमेंट्स को गौर से पढ़ती है, लेकिन जब वो देखती है कि एप्लीकेंट का एम्पायर का रेजिडेंट होना जरूरी है तो उसका पोस्चर और नजर उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखा देती है। इसी वक्त हमारा लड़का बहुत खुश होता है इतने ज्यादा लोगों को अप्लाई करता देखकर। जब डेमियन उससे पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है तो वो जवाब देता है कि वो एक्साइटेड है क्योंकि जितनी ज्यादा नर्सेज होंगी उतने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे और उससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी तरफ डेमियन सिर्फ उसकी काइंडनेस से मुतासिर होता है कि इतनी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है। 6 दिन बाद शोमी गेनहो नाम का इवेंट होता है जहां क्राउन प्रिंस खुद लोगों को टेस्ट करेगा कि कौन नर्स बनने के लायक है। मिस्टीरियस लड़की भी वहां पहुंचती है और वक्त पर आने पर खुद से खुश होती है। होस्ट अनाउंस करता है कि सबको पहला टास्क बताने के लिए यहाँ जमा किया गया है, लेकिन फिर वो बताता है कि पहला टास्क असल में अगले हफ्ते अनाउंस होगा। 1 हफ्ते बाद होस्ट पहला टास्क अनाउंस करता है और सबको इंटरव्यू एरिया की तरफ दौड़ने को कहता है। इस मकसद के लिए 50 लोगों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जो साइड पैलेस के मेन बिल्डिंग की तरफ रेस लगाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि हर ग्रुप के सिर्फ 10 लोग जो पहले पहुंचेंगे नेक्स्ट टास्क के लिए सेलेक्ट होंगे और बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और फिर सब अपनी पूरी ताकत के साथ आगे भागते हैं। जैसे ही 10 कैंडिडेट्स डेस्टिनेशन एरिया में एंटर करते हैं गार्ड बाकी सबको डिस्क्वालीफाई कर देता है। उसके बाद बिना वक्त जाया किए अगला टास्क शुरू कर दिया जाता है। अगला टेस्ट ऐसा होता है जिसमें उनकी एबिलिटी चेक की जाती है कि बहुत से इंग्रेडिएंट्स के बीच जो गलत तरीके से स्टोर किया गया हो उसे पहचान सकें। इसी टेस्ट के दौरान अचानक एक कैंडिडेट गिर जाता है। सब लोग उसे देखते हैं और कुछ लम्हों के लिए सोचते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन कोई भी अपनी टेबल छोड़कर उस कैंडिडेट की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमारा लड़का ये सब बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ऑब्जर्व करता रहता है। फिर गॉर्डन टेस्ट के खत्म होने का अनाउंस करता है और बताता है कि कुछ दिन बाद रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। सब कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट्स की टेंशन में वहां से चले जाते हैं, लेकिन कोई भी बीमार कैंडिडेट के पास वापस नहीं आता। ये सब असल में हमारे हीरो का सेट किया हुआ स्टेज होता है जिसका मकसद ये देखना होता है कि कौन दूसरों की मदद का जज्बा रखता है। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं हमारा लड़का तुरंत उस बीमार कैंडिडेट के पास भागता है जो असल में डेमियन होता है। डेमियन थोड़ा कंसर्न्ड होता है और पूछता है कि क्या उसने अपना रोल ठीक से निभाया या नहीं। लड़का उसे बताता है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है और नेक्स्ट टाइम ज्यादा नेचुरल एक्ट करना होगा। ये कहते हुए वो खुद डेमियन के सामने ड्रामेटिक अंदाज में बीमार गिरने का नाटक करता है। फिर वो कैंडिडेट्स के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है जिसका जवाब डेमियन देता है कि सब फेल हो चुके हैं और हमारा हीरो कहता है कि नर्स के लिए कैरेक्टर स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्किल्स बाद में सीखी जा सकती है। इसके बाद वो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो भी फेल हो जाता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे के सारे ग्रुप्स फेल हो जाते हैं। ये देखकर हमारा लड़का बिल्कुल हैरान रह जाता है कि किसी ने भी गिरने वाले कैंडिडेट की परवाह नहीं की। इस वजह से वो अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए वॉक पर निकल जाता है। साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि अब कोई कैंडिडेट बाकी नहीं बचा और उसे अर्जेंटली नर्स चाहिए। जब वो गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका गार्ड एक लड़की से बहस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है। लड़की तुरंत जवाब देती है और जोर देकर कहती है कि वो ह्यूमन ही है। ये मंजर देखकर हमारा लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि एक तरफ कैंडिडेट्स की कमी है और दूसरी तरफ गार्ड उसे एंट्री देने से मना कर रहा है। इसी पर डेमियन बिल्कुल डेडपैन टोन में कहता है कि ये लड़की असल में वेयरवुल्फ है। हमारा लड़का कहता है कि इसकी टेल तो नहीं है, लेकिन डेमियन जवाब देता है कि शायद वो अपने लूज कपड़ों के नीचे छुपा रही हो। डेमियन को शक होता है कि प्रिंस शायद वेयरवुल्फ को नर्स बनाने के ख्याल से अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन हमारा ग्रीडी हीरो जो किसी भी हाल में नर्स चाहता है वेयरवुल्फ को परफेक्ट कैंडिडेट समझता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती है। उधर लड़की खुद को मुल्क की सिटीजन प्रूव करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड जिद करता रहता है और उसे बी कहकर टाल देता है। इसी बहस के बीच क्राउन प्रिंस वहां आ जाता है। वो गार्ड्स को डांटता है और कहता है कि रुक जाओ, ये लड़की कैपिटल की सिटीजन है और उसे अप्लाई करने का पूरा हक है। फिर वो गार्ड को हुक्म देता है कि लड़की से माफी मांगे, जिससे वो लड़की बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। क्राउन प्रिंस खुद भी गार्ड की तरफ से माफी मांगता है और लड़की अपना नाम एग्नेस बताती है। वो उसे बताता है कि अभी उसका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे एग्नेस शॉक हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर क्राउन प्रिंस समझाता है कि वेयरवुल्फ होने की वजह से उसकी स्टैमिना बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो यह अपनी आंखों से देखना चाहता है। फिर वो एग्नेस को अपने गार्ड के साथ रेस कंपटीशन में डाल देता है। रेस का रूल ये होता है कि फाउंटेन तक जाकर वापस आना होगा और जो पहले वापस आए वही विनर होगा। ये सुनते ही एग्नेस पूरी तरह फायर्ड अप हो जाती है और उसकी आंखों में जुनून चमक उठता है। एग्नेस गार्ड की तरफ घूमकर खड़ी होती है। दोनों के बीच टेंशन होती है, बारिश गिर रही होती है और दोनों रेस के लिए रेडी होते हैं। रेस शुरू होते ही दोनों पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एग्नेस तुरंत लीड ले लेती है। कुछ ही मिनट्स के अंदर वो फाउंटेन के पास पहुंच जाती है। वो फाउंटेन के पास जमीन को छूती है और बिना रुके वापस पलटकर भागती है और गार्ड को पीछे छोड़ देती है। वो गार्ड की स्लो स्पीड एनालाइज करती है और दिल में डिसाइड कर लेती है कि जीत उसी की होगी।
उधर गार्ड पहले से ही नर्वस होता जा रहा होता है। अचानक उसका पाँव मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। एग्नेस उसे गिरता हुआ देख लेती है और सोचती है कि शायद उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया हो। वो पहले आगे बढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि जीतना चाहती है, लेकिन फिर रुक जाती है और वापस गार्ड की तरफ पलट जाती है। वो उसका शोल्डर पकड़कर ठीक जगह पर वापस सेट करती है, जिससे गार्ड के मुंह से जोर की चीख निकल जाती है। इसी वक्त हमारा लड़का मुस्कुराता है और एग्नेस को बधाई देता है क्योंकि वो हायर हो चुकी होती है। फिर वो उसे जॉर्ज के बनाए हुए नेकलेस देता है। उसके बाद सब अंदर बैठ जाते हैं और क्राउन प्रिंस उसे हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। एग्नेस कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वो उसे आराम से अपनी स्पीड पे पढ़ने के लिए इनकरेज करता है। वो उसे सिर्फ उसकी स्ट्रांग फिजिक की वजह से ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से भी हायर करना चाहता होता है, क्योंकि वो जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। उसने ये भी देखा होता है कि एग्नेस ने गार्ड का शोल्डर कैसे सेट किया, जैसे जानबूझकर ज्यादा पेन देना चाहती हो जो फ्यूचर में पेशेंट्स को अनहैप्पी कर दे। लेकिन फिर भी वो चाहता होता है कि और लोग भी इसी तरह की क्वालिटीज के साथ आएं। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद एग्नेस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताती है कि वो अपनी तरफ से एक क्लॉज ऐड करना चाहती है। वो बताती है कि वो अपनी ट्राइब की लीडर है। ये सुनते ही हमारा ग्रीडी हीरो दिल ही दिल में खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर उस जैसे और 50 लोग मिल गए तो क्या ही बात होगी। जब एग्नेस डिमांड करती है कि उन सबका नर्सिंग टेस्ट भी लिया जाए तो वो खुशी खुशी मान जाता है। फिर एग्नेस अपना दूसरा मसला सामने रखती है जो वो और उसकी काइंड सालों से फेस कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि क्या ये रेशनिंग का इशू है, लेकिन एग्नेस मना कर देती है। वो समझाती है कि मसला उनकी टेल्स की वजह से है जो अपनी मर्जी से हिलती रहती है। हमारा लड़का क्यूरियस होता है कि क्या ये कोई बुरी बात है। एग्नेस उदासी से बताती है कि उनकी टेल्स उनके इमोशंस दिखाती हैं। इस वजह से लोग उनके जज्बात समझ लेते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। तब उसे समझ आता है कि शायद इसीलिए एग्नेस इतने लूज और बैगी कपड़े पहनती है। वो सजेस्ट करता है कि एग्नेस अपनी टेल को अपनी टांगों के साथ बांध ले। एग्नेस जवाब देती है कि उसकी टेल इस तरह कोऑपरेट ही नहीं करती। वो बताती है कि टेल बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे उसका अपना दिमाग हो, एक ऐसा ऑर्गन जो अपने ही रूल्स फॉलो करता है। वो पूछता है कि क्या उनकी टेल्स काट नहीं सकते, लेकिन एग्नेस मना करती है और कहती है कि इससे चलना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी 1 महीने में टेल वापस उगाती है। पहले वो इस बात को छोड़ देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे घबराहट के साथ एहसास होता है कि अगर उसे एग्नेस और उसकी ट्राइब को हायर करना है तो ये प्रॉब्लम उसे ही सॉल्व करनी होगी। ये सोचकर वो फ्रस्ट्रेशन में उससे अपने बाल नोचने का दिल करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। वो एग्नेस को ऑफर देता है कि वो उनकी सोसाइटी का गार्डियन बन सकता है। जब एग्नेस एक्सप्लेनेशन मांगती है तो वो बताता है कि अपनी पोजीशन का यूज करके वो उन्हें प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन एग्नेस इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया या वो अपना वादा तोड़ गया तो उनकी कंडीशन और भी बुरी हो जाएगी। इस तरह यह सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन होता। वो पूछता है कि क्या वो कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहती है जो उनकी टेल्स के असल मसले को सॉल्व कर दे। एग्नेस हाँ करती है और पूछती है कि क्या वो उनकी मदद करेगा। वो सीधा जवाब देता है कि उसके पास ज्यादा चॉइस भी नहीं है। वो कहता है कि अभी उसके पास कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। ये सुनकर एग्नेस सोचती है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, क्योंकि वो झूठी गारंटी नहीं देता। फिर वो जाने के लिए एक्सक्यूज करती है, लेकिन वो उसे पैलेस में रुकने की ऑफर देता है। उसके जाते ही वो फिर से फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, क्योंकि वो वेयरवुल्व्स जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहता। बाद में वो लाइब्रेरी में मिलता है थका हुआ, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी गॉर्डन की जोर की आवाज आती है जो उसे बुरी तरह डरा देती है और वो गॉर्डन से कंप्लेन करता है कि वो हमेशा उसे ऐसे ही डरा देता है। फिर गॉर्डन कहता है कि उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वरना वो बीमार हो जाएगा। वो जवाब देता है कि वो बीमार गॉर्डन की वजह से होता जा रहा है, जो उसे हार्ट अटैक के करीब ले आता है। इस पर गॉर्डन पहले उसकी कंप्लेंट को इग्नोर करता है, लेकिन फिर टैक्टिक बदलकर कहता है कि अगर वो यूं ही भावें चढ़ाता रहा तो जल्दी उसके रिंकल्स आ जाएंगी। हमारा लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी हरकतों को देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे बेटर फील कराने के लिए कर रहा है। वो कैजुअली कहता है कि अगर रिंकल्स आ भी गई तो वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा लेगा। फिर गॉर्डन के कंफ्यूज होने पर वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि बोटॉक्स क्या होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि शायद बोटॉक्स ही उसका सोल्यूशन हो। बोटुलिनम टॉक्सिन एक बहुत ही पावरफुल जहर होता है जो पैरालिसिस के लिए यूज होता है। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो लोकल पॉइजन का यूज करेगा ताकि वेयरवुल्फ की टेल टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाए, और इस मकसद के लिए वो कुजमिन पॉइजन यूज करने का फैसला करता है। वो गॉर्डन को ऑर्डर देता है कि कुजमिन पॉइजन एग्नेस के रूम में ले आए, क्योंकि वो खुद भी वहीं जा रहा होता है। एग्नेस के रूम में पहुंचकर वो उसे बताता है कि उसने किसी तरह उसके मसले का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे एग्नेस के जिस्म का एनालिसिस करना होगा, दोनों फॉर्म्स में, ह्यूमन और वेयरवुल्फ। सबसे पहले उसे यह पता लगाना होता है कि पॉइजन का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा जहां लगाने से टेल पैरालाइज हो जाएगी। इसके लिए वो एग्नेस के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और माना फ्लो का डिटेल्ड एनालिसिस शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि एग्नेस के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इंसानों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उसके गवर्नर वेसल्स की लोकेशन भी नॉर्मल ह्यूमन से अलग होती है।
उसके हिप्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं जो शायद उसकी टेल की वजह से है, और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो एक ऐसी ब्लड वेसल डिस्कवर करता है जो सीधा उसकी टेल से कनेक्टेड होती है। फिर वो एग्नेस से कहता है कि वो वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए क्योंकि वो बीस्ट फॉर्म में भी टेल के एक्यू पॉइंट को चेक करना चाहता है। इसके बाद एग्नेस वेयरवुल्फ में बदल जाती है। उसे देखकर वो कैजुअली बोलता है कि वो उसके कुत्ते डेंकिल से भी ज्यादा बड़ी नहीं है, जो एग्नेस को इरिटेट करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। और तब उसे एहसास होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी माउथ स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है, जहां बोलना मुमकिन ही नहीं होता। चेकअप के बाद दोनों थोड़ा सा प्लेफुल हो जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हल्का हो गया हो। एग्नेस का चेकअप कंप्लीट करने के बाद वो अपने स्टडी रूम में मिलता है, जहां वो प्रोसीजर के सेकंड पार्ट की तैयारी कर रहा होता है। उसे पॉइजन के इंग्रेडिएंट्स जानना जरूरी होता है ताकि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी डिसाइड कर सके जो एग्नेस पर यूज करनी हो ताकि उसकी टेल पैरालाइज हो। वो सोचता है कि कुजमन से पॉइजन के इंग्रेडिएंट्स पूछ ले, लेकिन फिर तुरंत ही ये आइडिया रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुजमन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसके बजाय वो पॉइजन को अपने माना स्लॉट्स में स्टोर कर लेता है। जैसे ही वो टेस्ट करने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके ऑर्गन्स चीखने लगते हैं कि रुक जाओ। उनकी दुनिया में उसके ऑर्गन्स प्रिंस के लिए परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिंस फिर से इस खतरनाक पॉइजन को अपने ऊपर टेस्ट करने वाला है, और खास तौर पर उसका लिवर टेंशन में होता है क्योंकि पॉइजन डिटॉक्सिफाई करना उसी की जिम्मेदारी होती है। उसका लिवर चीख कर कहता है कि वो इस पॉइजन को किसी समन्ड क्रीचर पर टेस्ट करे। इस पर वो प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि ये कितनी जालिम बात है कि वो किसी क्यूट से क्रीचर पे पॉइजन टेस्ट करे। उसके ऑर्गन्स फिर से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वो अपना जिस्म एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। तब उसका लिवर बताता है कि कुछ समन्ड बीइंग्स ऐसे भी होते हैं जो इंग्रेडिएंट्स और पॉइजन एनालाइज करने में स्पेशलाइज होते हैं। ये बात सुनकर वो रुक जाता है और इस सजेशन पर सीरियसली सोचता है। लिवर और बताता है कि वो एक ऐसे समन्ड क्रीचर से पहले मिल चुका है जब वो वेटिंग रूम में था। ये सुनकर हमारे लड़के की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो वेटिंग रूम के बारे में पूछता है। लिवर एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहां अनअवेकेंड ऑर्गन्स और अनसमन्ड क्रीचर्स डॉर्मेंट स्टेट में रेस्ट करते हैं। ये सुनकर उसकी इंटरेस्ट और बढ़ जाती है, लेकिन तभी उसका लिवर और सिस्टम दोनों उसे बता देते हैं कि इस इंफॉर्मेशन तक उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है और वो आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकता। फिर वो लिवर को थोड़ा सा बटर लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि कम अज कम उस समन्ड क्रीचर के ट्रेड्स ही बता दे ताकि फ्यूचर समनिंग में उसे एडवांटेज मिल सके। लिवर बिल्कुल कैजुअली मना कर देता है और बाकी ऑर्गन्स उस पर हंसना शुरू कर देते हैं, जो उसे काफी इरिटेट कर देता है। फिर वो डिसाइड करता है कि अपने ऑर्गन्स को दिखाए कि असल बॉस कौन है और अपनी सांस रोक लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके लंग्स और हार्ट ऑक्सीजन की कमी से पैनिक करने लगते हैं और बेहोशी के करीब पहुंच जाते हैं उनकी ये हालत देखकर। आखिरकार उसका लिवर हार मान लेता है और उसे उस समन्ड क्रीचर का ट्रेड बता देता है। कुछ देर बाद वो सक्सेसफुली एक सनफिश समन करता है जिसका नाम बोबोक होता है। वो बोबोक को गोसियम के साथ खेलते हुए देखता है जो बिल्कुल केयर फ्री लग रहा होता है। फिर वो बोबोक को ललचाता है और कहता है कि कैप्सूल का टेस्ट बहुत जबरदस्त है और उसे पॉइजन वाली कैप्सूल चखने को दे देता है। इस हरकत पर उसके ऑर्गन्स उसे तुरंत हार्टलेस का टाइटल दे देते हैं। वो पूरी तवज्जो से अपने समन को ऑब्जर्व करता है जो पॉइजन खा चुका होता है। बोबोक के पास इमॉर्टैलिटी की एबिलिटी होती है, इसलिए वो पॉइजन खाने के बाद रिवाइव हो जाता है और जो भी चीज खाता है उसका डिटेल जर्नल में लिखता है। इस तरह बोबोक फिर से जिंदा होता है और आंसुओं भरी आंखों के साथ वेनम के हर ट्रेट और इंग्रेडिएंट को एक कार्ड पर लिख देता है। वेनम के ट्रेट्स एनालाइज करते हुए हमारा लड़का कंक्लूड करता है कि ये पॉइजन बोटॉक्स जैसे पैरालिसिस इफेक्ट को कमजोर कर सकता है अपनी पोटेंशियल की वजह से। अब वो बिल्कुल रेडी होता है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ वो वेनम प्रिपेयर करे जो एग्नेस की टेल को पैरालाइज कर सके। फिर वो गॉर्डन को बुलाता है जो बिल्कुल अचानक उसके सामने अपीयर हो जाता है। गॉर्डन एक और समन देखकर शॉक हो जाता है। हमारे लड़के ने एक बहुत ही वीक सा झूठ बोल दिया कि समन खुद गॉर्डन को ढूंढता हुआ आया है क्योंकि वो काफी फेमस है। इस पर गॉर्डन कहता है कि राकियल उसे एक अजीम शख्स लॉयड फ्रंटेरा की याद दिलाता है। वो बताता है कि लॉयड एक लेजेंडरी बिल्डर था जिसने इस किंगडम को एम्पायर बनाया, और प्रिंस भी अग्री करता है क्योंकि उसने पढ़ा होता है कि लॉयड के पास भी 5 समन्ड क्रीचर्स थे। थोड़ा संभलकर प्रिंस पूछता है कि क्या लॉयड वाकई एक अच्छा आदमी था। गॉर्डन जवाब देता है कि लॉयड ने एम्पायर की बुनियाद रखी, लेकिन वो फ्राइडे को बहुत मशहूर होने के लिए जाना जाता था। प्रिंस इस बात का मतलब नहीं समझ पाता और गॉर्डन को एग्नेस को बुलाने का हुक्म देता है। थोड़ी देर बाद एग्नेस वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे से साफ लगता है कि उसे शक है कि प्रिंस ने वाकई एक दिन में सॉल्यूशन ढूंढ लिया होगा। गॉर्डन को देखकर वो कहती है कि वो बहुत नर्वस लग रहा है और गॉर्डन तुरंत जवाब देता है कि वो खुद भी कुछ कम नर्वस नहीं लग रही। एग्नेस उस पर इल्जाम लगाती है कि यह सब इसलिए है क्योंकि उसने उसकी टेल देख ली थी। गॉर्डन अपनी गलती समझकर तुरंत माफी मांगता है। इससे एग्नेस का मूड हल्का हो जाता है और दोनों फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। आगे बढ़ते हुए गॉर्डन नर्वस लहजे में बताता है कि क्राउन प्रिंस का ट्रीटमेंट प्रोसीजर सुनकर शायद वो शॉक हो जाए। यह सुनकर एग्नेस सोचने लगती है कि आखिर ट्रीटमेंट कैसा होगा। वो रूम में एंटर करती है और राकियल उसे बैठने का इशारा करता है। बैठते हुए वो फिर से अपना डाउट जाहिर करती है कि क्या एक दिन में वाकई सॉल्यूशन मिल सकता है। प्रिंस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है और कहता है कि उस पर भरोसा रखे। अभी भी नर्वस एग्नेस उससे ट्रीटमेंट का तरीका एक्सप्लेन करने को कहती है।
प्रिंस बिल्कुल कैजुअली कहता है कि वो उसकी टेल को कई बार नीडल से पोक करेगा और फिर उसमें पॉइजन इंजेक्ट करेगा। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग चीयर करके उठते हैं जैसे कोई हीरोइक अनाउंसमेंट हो गई हो। दूसरी तरफ एग्नेस पहले गॉर्डन की तरफ देखती है। गॉर्डन उसे कहता है कि वो प्रिंस पर भरोसा करे। फिर वो इधर उधर देखती है जहां सब लोग उसी ट्रस्ट के साथ प्रिंस को देख रहे होते हैं। अपने दिल में वो चीखती है कि ये सब लोग पागल हैं और क्राउन प्रिंस भी। एग्नेस को अभी भी प्रिंस ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, लेकिन अपनी कॉम के बेहतर फ्यूचर के लिए वो एक चांस देने का फैसला करती है ताकि अगर ट्रीटमेंट कामयाब हो जाए तो उसके लोगों को मजीद तकलीफ ना उठानी पड़े। इसी सोच के साथ वो ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर देती है। मेड्स उसके जिस्म को ढक देती हैं और एक शीट में बनाए गए होल से उसकी टेल बाहर निकालती है। जब प्रिंस उसका चेकअप करता है तो एक बार फिर अजराहन कोर टेक्निक देखकर हैरान रह जाता है। यह टेक्निक उसे वो एक्यू पॉइंट्स दिखाती है जो किसी मॉडर्न मशीन से डिटेक्ट करना मुमकिन ही नहीं। उसे याद आता है कि अपनी पिछली दुनिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते वक्त वो हमेशा ऐसे एक्यू पॉइंट्स के वजूद को समझना चाहता था। फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और नीडल को ज्वांशु एक्यू पॉइंट में इंसर्ट करता है और अपने माना स्लॉट से 0.01 वाइनोमेल मसल पैरालाइजिंग पॉइजन इंजेक्ट करता है। उसके बाद वो पॉइजन मिंगमेन पॉइंट में इंजेक्ट करता है। आखिर में वो 2.4 सेंटर डीप याओ यांगक्वान एक्यू पॉइंट में इंजेक्शन देता है। अब माना का रास्ता ओपन हो जाता है जो ज्वांशु पॉइंट से दोनों तरफ इरेक्टर स्पाइन की तरफ फ्लो करता है। लेकिन मसला सिर्फ टेल को पैरालाइज करना नहीं बल्कि इस पैरालिसिस को मेंटेन करना भी होता है। इसीलिए जैसे कि एक्सपेक्टेड था, टेल धीरे धीरे रिकवर होने लगती है तो हमारा लड़का प्रोसेस और तेज कर देता है। आखिर में वो नैडकॉन्ग पॉइंट पे नीडल चुभ होता है। ये एग्नेस को काफी इरिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके सर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन उसी वक्त उसकी टेल बिल्कुल ढीली पड़ जाती है और हिलना बंद हो जाती है। मगर उसी लम्हे उसकी पांव की उंगली हल्की सी मूव करती है। इस पर प्रिंस ऐलान करता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ट्रीटमेंट कामयाब रहा। एग्नेस बेड से उठती है और उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी बेयकीनी होती है। फिर प्रिंस पूछता है कि क्या उसे अपनी टेल में कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है। एग्नेस की आंखें फैल जाती हैं जब वो अपनी टेल को बिल्कुल लिम्प देखती है जो आमतौर पर उसकी बेचैनी दिखाया करती थी। प्रिंस उसे समझाता है कि उसने उसकी टेल की नर्व को पैरालाइज कर दिया है और उस नर्व का फंक्शन उसकी पांव की उंगली की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया है जो अब उसकी टेल का काम करेगी। यह सुनते ही एग्नेस रोने लगती है क्योंकि सालों से जमा हुआ दर्द और इमोशंस उसे और उसकी कॉम को उन सो कॉल्ड टेल्स की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता रहा है। यह देखकर प्रिंस की आंखें नर्म हो जाती हैं। फिर वो कैजुअली पूछता है कि क्या वो थैंक यू कहना कंप्लीट कर चुकी है या अब हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। वो ये भी कहता है कि जैसे बात हुई थी वो अपनी पूरी ट्राइब को यहाँ ले आए। इस तरह वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी कर लेता है। प्रिंस का चेहरा देखकर एग्नेस इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह कोई आम शख्स नहीं है। कुछ दिन बाद हमारा हीरो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा होता है। गॉर्डन उसकी हद से ज्यादा खुशी पर कमेंट करता है। वो खुशी से ऐलान करता है कि आखिरकार उसे 50 वेयरवुल्फ नर्सेज मिल गई हैं। ये नर्सेज प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग ले रही होती है जहां उन्हें बेसिक नर्सिंग टेक्निक्स और इमरजेंसी ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा होता है। साथ ही उन्हें हर्ब्स और मेडिसिन के बारे में भी सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे स्टोर करना है और टॉनिक्स कैसे बनानी है। इस तरह उन्हें पूरी तरह ट्रेन किया जा रहा होता है ताकि वो हॉस्पिटल को इंडिपेंडेंटली चला सकें। इसी वक्त एक नर्स उसके सामने शिफ्ट स्केड्यूल लाकर रख देती है। वो उनकी प्रोग्रेस देखकर सेटिस्फैक्शन के साथ स्मर्क करता है। आखिरकार उसकी क्लिनिक अब 24 घंटे ऑपरेट कर रही होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेयरवुल्फ ट्राइब भी अब अपनी टेल्स के बजाय अपनी पांव की छोटी उंगली के थ्रू इमोशंस कंट्रोल करना सीख चुकी होती है। उसी लम्हे उसका सिस्टम उसे टेल ऑपरेशन की कामयाबी पर बधाई देता है। लेकिन उसे कोई लाइफ बोनस नहीं मिलता क्योंकि यह लाइफ और डेथ का मामला नहीं था। इसके बावजूद उसके ऑर्गन्स उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। फिर उसे बताया जाता है कि उसका एक नया ऑर्गन एक्टिवेट हो चुका है। इस तरह उसका स्टोमक एक बहुत ही चबी बेबी की शक्ल में अवेकन हो जाता है। जैसे ही वो ऑर्गन दुनिया में एंटर करता है वो मॉडर्न वर्ल्ड के मुख्तलिफ जंक फूड डिमांड करना शुरू कर देता है। पहले वो हर किस्म का जंक फूड मांगता है, फिर जापानीज स्नैक्स जो सिर्फ मॉडर्न दुनिया में मिलते हैं, और हमारा लड़का भी एडमिट करता है कि वो खुद भी ये सब खाना चाहता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि ये चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो अपने स्टोमक को सब्र करने को कहता है। आखिर में स्टोमक एक मीठी कैंडी पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। वो कैंडी खाते हुए सोचता है कि उसके स्टोमक का टेस्ट बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा है। इस कैंडी के बदले उसका स्टोमक उसे 300 HP देता है। उसके बाकी ऑर्गन्स अपने सबसे छोटे मेंबर को पाकर खुश हो जाते हैं और मिलकर उसे 700 HP देते हैं, जिससे उसका टोटल HP 1000 हो जाता है। वो खुशी महसूस करता है कि अब उसके ऑर्गन्स कंसल्टेशन के लिए रेडी हैं और वो स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैंडल कर सकता है। इसी के साथ सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वेयरवुल्फ टेल्स का इतना कमाल ट्रीटमेंट करने की वजह से उसकी अजराहन टेक्निक लेवल अप हो चुकी है। इसके नतीजे में उसका माना बढ़ जाता है और उसका माना सर्कल भी एक्सपैंड हो जाता है। उसे अपने सीने में पानी से भरते हुए बलून जैसा एहसास होता है और ओवरऑल वो आज मिलने वाले हैवी HP पर बिल्कुल कंटेंट होता है। इसी वक्त एक नर्स आकर उसे बताती है कि एक पेशेंट को तेज बुखार है और उसके जिस्म से अजीब सी बदबू आ रही है। वो तुरंत पेशेंट को चेक करने निकल पड़ता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अपनी क्लिनिक की सॉलिड फाउंडेशन रख दी है।
सीन शिफ्ट होता है सर पैवर्ट की तरफ, जो साइड पैलेस का चीफ बटलर होता है। वो किसी रिकॉर्ड पर काम कर रहा होता है जब अचानक उसका चेहरा दहशत से भर जाता है और वो सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हो गई। उसे यकीन ही नहीं आता कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो चुकी है। जैसे ही उसे एहसास होता है, वो बगैर वक्त जाया किए क्राउन प्रिंस के ऑफिस की तरफ भागता है और जोर से चीख उठता है। हमारे प्रिंस तुरंत अपने डॉक्टर को ढूंढने लगता है, जो आमतौर पर वही होता है जो उसे सबसे ज्यादा हिलाकर रख देता है। इस दफा क्राउन प्रिंस को डांट पड़ने के बजाय बटलर अपनी बदतमीजी पर माफी मांगता है। वो धीमी आवाज में बताता है कि साइड पैलेस को ऑपरेट करने के लिए उनके पास बजट नहीं रहा। यह सुनते ही प्रिंस चीख उठता है और पूछता है कि यह कैसे मुमकिन है जबकि वो खुद क्राउन प्रिंस है। ये बात उसे बहुत टेंस कर देती है क्योंकि इसी तरह चलने वाली ट्रेडिशनल क्लिनिक उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाती है। वो वजह पूछता है तो बटलर बताता है कि पिछले ऑटम में प्रिंस ने खुद साइड पैलेस का बहुत बड़ा बजट कट कर दिया था। यह सुनकर प्रिंस दिल ही दिल में रकियल को गाली देता है। थोड़ी देर बाद बटलर उसे याद दिलाता है कि बजट कट करने की वजह खुद प्रिंस था। पहली बात, उसे लगता था कि वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी बात, वो बेड से उठता ही नहीं था, इसलिए बजट यूज नहीं हो रहा था। बटलर कहता है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि इस साल उसकी हेल्थ पिछले साल से काफी बेहतर है। प्रिंस सूखी आवाज में जवाब देता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि अब वो कितना टूट हो चुका है और जिंदगी असल में पैसों का खेल है। फिर उसका दिमाग रकियल की तरफ जाता है, जिसे वो इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार समझता है, लेकिन साथ ही ये भी समझ जाता है कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बटलर से पूछता है कि क्या ऑपरेटिंग बजट के लिए और पैसे मांगे जा सकते हैं। बटलर मना कर देता है और प्रिंस का चेहरा सख्त हो जाता है। इसी लम्हे प्रिंस सच बोल देता है कि अगर साइड पैलेस ट्रेडिशनल मेडिसिन क्लिनिक बंद हो गई तो वो मर जाएगा। बटलर हैरानी से पूछता है कि क्लिनिक और उसकी मौत का क्या ताल्लुक है। प्रिंस जवाब देने के बजाय गहरी सांस लेता है और फिर वही सवाल दोहराता है। बटलर बताता है कि कानून के मुताबिक साल के एंड से पहले कोई रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। बस एक ही शख्स है जो इस कानून से ऊपर है, उसका बाप। यह सुनते ही प्रिंस पुरजोश होकर अपने बाप के पास मदद मांगने का फैसला करता है, लेकिन वो खाली हाथ वापस आता है क्योंकि उसका बाप मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे महसूस होता है जैसे हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही हो, जैसे पहले पैसों की कमी की वजह से उसकी क्लिनिक बंद हो गई थी, लेकिन इस दफा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अपना रास्ता रोकने नहीं देगा। वो साइड पैलेस के एसेट्स की लिस्ट मांगता है। बटलर हैरानी से पूछता है कि उसे यह सब क्यों चाहिए। प्रिंस जोर से कहता है कि वो सब कुछ बेच देगा, पेंटिंग भी, चांदी और सोना के बर्तन भी। बटलर का दिल भारी हो जाता है जब वो उन चीजों को देखता है जिन्हें उसने सालों संभाल कर रखा था। वो एक बार फिर प्रिंस से अपना फैसला बदलने को कहता है, लेकिन बेरहम प्रिंस सीधा इनकार कर देता है। इस बात पर बटलर के मुंह से नफरत भरा जुमला निकल जाता है। कुछ दिन बाद प्रिंस अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ बजट के मसले पर बात करता है। लग्जरी आइटम्स बेच दिए गए होते हैं, लेकिन यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। वो कहता है कि पैसों से थोड़ी देर की राहत मिली है, लेकिन अगर फंड्स बढ़ाने का तरीका ना सोचा गया तो ये भी खत्म हो जाएंगे। बटलर याद दिलाता है कि अब बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्रिंस बिल्कुल सीधी आवाज में कहता है कि अब वो दवा बेचेगा, जिससे दोनों आदमी बिल्कुल स्टन्ड हो जाते हैं। उनके चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर वो ऐलान करता है कि वो हिस्ट्री का पहला क्राउन प्रिंस बनेगा जो मेडिसिन सेल करेगा। इसी दौरान फ्रंटेरा प्लाजा में लोग साइड पैलेस की खबरों पर गॉसिप कर रहे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस ने क्लिनिक बचाने के लिए अपनी सारी लग्जरी बेच दी है। लोग उससे बेइंतहा मुतासिर हो जाते हैं और उसे पूजने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में कभी किसी रॉयल को लोगों के इलाज के लिए इतनी कुर्बानी देते नहीं देखा। और धीरे धीरे शहर में उसकी अजमत के गीत गाए जाने लगते हैं। इसी दौरान साइड क्लिनिक में सब लोग दवा बेचकर पैसा कमाने के मसले पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। प्रिंस सोचता है कि ये कदम उसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। बटलर मशवरा देता है कि अगर बजट प्रॉब्लम है तो पेशेंट से थोड़ी सी फी ले लेनी चाहिए, लेकिन प्रिंस इस ख्याल को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसे लगता है कि अगर फी ली गई तो लोग कम आएंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोनस चाहिए। फिर वो कहता है कि वो बहुत महंगी और पावरफुल मेडिसिन बेचेगा, ऐसी मेडिसिन जो लोग सिर्फ शो के लिए भी खरीद सकते हैं। दूसरे अल्फाज में वो अपना खुद का मेडिसिन ब्रांड लॉन्च करने वाला है। हर अमीर घराना फख्र महसूस करेगा अगर उनके पास उसकी ब्रांडेड मेडिसिन होगी तो। आखिर में वो ऐलान करता है कि वो सुपर लग्जरी मेडिसिन बेचेगा जो सोसाइटी में किसी के हाई स्टेटस और क्लास का सिंबल बन जाएगी। उसकी बातें सुनकर दोनों सबॉर्डिनेट्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। बटलर पूछता है कि क्या वाकई ऐसी कोई मेडिसिन एग्जिस्ट भी करती है। रेकियल बताता है कि इस मेडिसिन का नाम गोल्डन माइनोटोर काल्मिंग पिल है, जो माइनोटोर के गॉलस्टोन से बनाई जाती है। वो समझाता है कि कोरियंस आमतौर पर काल्मिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी नर्व्स शांत रहें, और ये पिल दिमागर की बीमारियों, दिल के मसाइल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद है। चलते हुए वो डेमियन को इस मेडिसिन की डिटेल्स बताता है, जबकि डेमियन को शक होता है कि क्या लोग वाकई इसे खरीदेंगे। रकियल उन्हें यकीन से कहता है कि लोग जरूर खरीदेंगे क्योंकि इसे रेयर चीज के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा, लिमिटेड एडिशन की तरह। लोग किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे क्योंकि ये लोगों की साइकोलॉजी होती है। वो मजीद ऐड करता है कि ये बुल से नहीं बल्कि माइनोटोर के गॉलस्टोन से बनेगी, जो लोगों को और ज्यादा ललचाएगी। लेकिन डेमियन के डिसबिलीफ भरे अल्फाज उसके कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं।
डेमियन मानता ही नहीं कि कोई इसे खरीदेगा। डेमियन फिर सवाल करता है कि अगर ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है तो उसने पहले कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं। रकेल जवाब देता है कि इसकी वजह यह है कि ये एक गिर चुकी सल्तनत जॉर्जन से आती है। डेमियन सूखी आवाज में कहता है कि उसने इस किंगडम का नाम भी कभी नहीं सुना। प्रिंस बीच में बोलता है कि उसने ये सब अपने ख्वाब में देखा था और जो मेडिसिन वो सीख रहा है सब उसके ख्वाब से ही आई है। डेमियन उसकी पीठ की तरफ देखकर सोचता है कि गॉर्डन बहुत सीधा इंसान है जो प्रिंस की हर बात मान लेता है। लेकिन डेमियन के लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी सैलरी टाइम पर मिलती रहे। वो दौड़ते हुए प्रिंस के पास आता है और पूछता है कि क्या वो बिना लाइसेंस के लोगों का इलाज करेगा। ये सुनकर प्रिंस अचानक रुक जाता है। डेमियन जोर देता है कि डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम पास करना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉर्डन ने किया था। प्रिंस नर्वस सी हंसी के साथ मानता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं था। डेमियन कहता है कि पहले फंडिंग का मसला हल करना होगा। इसके लिए माइनोटॉर का गोल्डस्टोन चाहिए, लेकिन प्रिंस बीच में बोलता है कि हर्बल स्टोर में ऐसा कुछ नहीं लगता है, यहाँ बुल को मेडिसिन के लिए यूज ही नहीं किया जाता। डेमियन पूछता है कि फिर सॉल्यूशन क्या है। प्रिंस जोश में कहता है कि वो जिंदा माइनोटॉर खरीदेगा, इसलिए वो क्रीमो जा रहा है जहां ऑक्शन हाउस में मॉन्स्टर ऑक्शन होती है। डेमियन यकीन नहीं कर पाता कि प्रिंस खुद वहां जाने का प्लान बना रहा है। प्रिंस बिल्कुल सुकून से कहता है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि वो माइनोटॉर की क्वालिटी और उसके गॉलस्टोन दोनों खुद चेक करेगा। डेमियन मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये आदमी वाकई पागल है। इसी वक्त एग्नेस कैरेज के साथ वहां पहुंचती है और उन्हें इशारा करती है कि सब लोग सवारी में बैठ जाएं। डेमियन हैरानी से पूछता है कि क्या वो वाकई अभी रवाना होने वाले हैं। प्रिंस सीधी सी बात करता है कि उसके लिए वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर वो डेमियन को जल्दी से कैरेज में बैठने को कहता है कि कहीं गार्ड्स उनके पीछे ना आ जाएं। जैसे ही कैरेज चल पड़ती है, गॉर्डन दौड़ते हुए आता है और चीख कर कहता है कि प्रिंस उसे अकेला कैसे छोड़कर जा सकता है। प्रिंस भी ऊंची आवाज में जवाब देता है कि क्लिनिक संभालने के लिए उसे यहीं रहना जरूरी है। सफर के दौरान डेमियन हॉर्स कैरेज के कंफर्ट पर कमेंट करता है और मानता है कि ये सवारी काफी आरामदेह है।